एग्जाम्पल 3, टू पार्टिकल्स इच ऑफ मास m, तो यहाँ पे एक पार्टिकल है मास m, यहाँ पे एक पार्टिकल है मास m, दे आर रोटेट आर गोइंग अराउंड ए साइकिल, गोइंग अराउंड ए सर्कल अंडर देन म्यूचुअल ग्रेविटी। तो ये दोनों आपस में अपने ही म्यूचुअल ग्रेविटी में मूव कर रहे हैं। तो जब भी दो पार्टिकल्स म्यूचुअल ग्रेविटी में मूव करेंगे, यानी एक दूसरे को हेल्प कर रहा है टू अंडरगो ए रोटेशनल मोशन, उसके लिए दोनों का दो साइड में होना गारंटीड है। फॉर टू पार्टिकल्स टू अंडरगो रोटेशनल मोशन ड्यू टू देयर म्यूचुअल फोर्सेस दे शुड बी इन द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, मस्ट कंडीशन। इसका रेडियस गिवन है r, अगर इसका रेडियस r है तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना होगा, ट्वाइस r। इसका मास m है, इसका मास m है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में बिठा दो, F इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। थोड़ा जूम कर देता हूँ, F इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। बस सारे वैल्यूज बिठा दो, हो गया v का वैल्यू। ये आ गया फोर्स। अब अगेन दिस फोर्स, अगेन इस पे ध्यान दो, अगर ये वाला मास इस वाले मास को अपनी तरफ खींच रहा है विथ ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये रोटेशन में घूम रहा है तो बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी ग्रेविटी इज इक्विवेलेंट टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर ग्रेविटी इक्विवेलेंट टू सेंट्रीफ्यूगल, फिर से कह रहा हूँ, ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींच रहा है ड्यू टू ग्रेविटी इस तरफ, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है तो इसकी तरफ बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दीज टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। तो ग्रेविटी इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल, यहाँ से साइड चेंज करो, v मिल जाएगा। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 6, देयर आर 3 मासेस m m m इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस पे एक मास है, इस पे एक मास m है, इस पे एक मास m है, दिट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हो गया a, दिस इज योर b, देन दिस इज योर c। तुम्हें सेंट्रोइड पे, यानी यहाँ पे जो मास है ट्वाइस m, उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। अब ऑब्वियसली सेंट्रोइड पे अगर निकालेंगे तो 3 मासेस को 3 कलर दे देते हैं, ये रेड, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये वाला ब्लैक। तो पहले हमें निकालना होगा ब्लैक और रेड में फोर्स। ब्लैक और रेड में फोर्स कैसा होगा, हम ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं, यू आर ऑब्जर्विंग द मास ट्वाइस m। तो इसको रेड कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ, इसको ब्लू अप कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ, इसको ग्रीन कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ। तो इस पे 3 फोर्स लगेंगे, एफ ऑफ ए जी, एफ ऑफ बी जी, एफ ऑफ सी जी, देयर विल बी 3 फोर्सेस। अब अगर मैं इसको एक्सिस मान लूँ तो एफ ऑफ ए जी लग रहा है अलोंग वाई एक्सिस, एफ ऑफ ए जी लग रहा है अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जी एम, ए का मास, ट्वाइस एम इसका मास, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। बीच का डिस्टेंस क्या है, ए जी का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर इनटू वेक्टर, अब दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, यानी जे कैप। अब बीजी में जाओ, ये हो गया बीजी, दोनों के बीच में फोर्स जी एम, जी का मास ट्वाइस एम, दोनों के बीच में डिस्टेंस बीजी इक्वल्स टू 1 मीटर, 1 स्क्वायर। अब इसको वेक्टर में लेके जाएंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, जब ग्रीन वाले को वेक्टर में लोगे तो अभी फिलहाल ग्रीन इज अलोंग दिस डायरेक्शन। अगर यहाँ पे एक इमेजिनरी एक्स एक्सिस बना ले, ये हो गया मेरा एक्चुअल एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो गया इमेजिनरी एक्स एक्सिस, वाई को भी खींच के यहाँ पे लेके आ जाओ। अब सिंस यहाँ पे तुम्हें z दिख रहा होगा, एक यहाँ पे एक z दिख रहा होगा, तो दिस इज 30 बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में द होल एंगल इज 60। तो अगर होल एंगल 60 है तो ये छोटा सा एंगल 30 होगा, बिकॉज ये सेंट्रोइड है तो बीच में काटेगा। तो अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा, ये 30 तो दिस इज ऑल्सो 30। अब आगे देखो, ये 30 तो दिस इज ऑल्सो 30। अब दिस इज 30 तो दिस इज 30। अब इस वाले वेक्टर को एक बार यहाँ पे लेके जाएंगे, तो सिंस इट इज एक्स थीटा टचिंग, तो ये बन जाएगा आई, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, कॉस 30 डिग्री।
ये आई भी भूल जा अभी के लिए, आई याद रखने से मुश्किल होगा, मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। इस वाले एक्सिस पे फोर्स क्या लग रहा था, दिस बीजी फोर्स, तो एफ ऑफ बीजी। अब बीजी को एक्सिस इस वाले एक्सिस में लेके जाएंगे तो सिंस इट इज थीटा टचिंग, 30 टच कर रहा है, तो इट विल बिकम एफ बीजी कॉस 30। और ये कॉस 30 कौन से एक्सिस पे है, माइनस एक्स एक्सिस, यानी माइनस आई कैप। अब इसी को हम यहाँ पे लेके आएंगे, इस वाले एक्सिस में खींच के लाएंगे इसको, ए वाला कंपोनेंट। तो एफ बी जी का इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा एफ बी जी, ये थीटा नॉट टचिंग है तो साइन 30, अगेन इट इज नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई ऊपर है तो ये हो गया नेगेटिव वाई यानी माइनस जे कैप। अब ये दोनों वैल्यूज बन गए मेरे इस वैल्यू का दो कंपोनेंट, यानी इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई कैन राइट एफ बी जी कॉस 30 माइनस आई कैप एंड एफ बी जी साइन 30 माइनस जे कैप। तो ये लिख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ तक हो गया। तो इसको हम यहाँ से ऐसे बना सकते हैं, फिर एफ बी जी को हम ऐसे बना सकते हैं कि एफ बी जी एफ बी जी एफ बी जी कॉस 30 डिग्री आई कैप माइनस माइनस एफ बी जी साइन 30 डिग्री जे कैप। अब यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो माइनस एफ बी जी कॉमन ले लो, या सिर्फ एफ बी जी कॉमन ले लो, थोड़ा और इजी होगा समझने में। तो रहेगा माइनस कॉस 30 आई कैप माइनस साइन 30 जे कैप। अब सेम थिंग करेंगे हम सी जी के लिए। तो जब सी जी पे आओगे तो थोड़ा मिटा देते हैं, अच्छा इसमें वैल्यू भी बिठा दो। एफ बी जी का इक्वेशन है जी एम बी का मास ट्वाइस एम जी का मास डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 स्क्वायर। अब इसके बाद जाएंगे हम एफ ऑफ सी जी, फिर से करो एफ ऑफ सी जी, एफ ऑफ सी जी यहाँ पे आएगा तो इस वाले साइड को मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। अब इसमें जाओ, एफ ऑफ सी जी का फोर्स इधर लग रहा है, एफ ऑफ सी जी का फोर्स इधर लग रहा है, दिस इज एफ ऑफ सी जी। इसका भी दो कंपोनेंट लेंगे, एक तो इस पे चले जाते हैं और ये 30 है, पहले जैसे 30 था बिकॉज ऑफ दिस 30 तो दिस 30, तो इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो थीटा टचिंग, तो एफ बी जी कॉस 30 डिग्री, और ये एक्स एक्सिस पे है तो आई कैप, सॉरी ये सी जी है नॉट बी जी, दिस इज सी जी, सी जी। तो एफ सी जी कॉस 30, सिमिलरली नीचे आएगा एफ सी जी, सिंस इट इज थीटा नॉट टचिंग तो साइन 30 जे कैप, बट अगेन इट इज नेगेटिव एक्सिस ऑफ वाई, वाई का पॉजिटिव ऊपर है, ये नीचे वाला एक्सिस है तो ये होगा माइनस जे, यहाँ पे प्लस बिकॉज इट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो दोनों को वहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन में। तो हम एफ सी जी से क्या कह सकते हैं, एफ सी जी इज नथिंग बट एफ सी जी कॉस 30 आई कैप प्लस एफ, ये अच्छा हाँ एफ सी जी साइन 30 माइनस जे कैप। इसको हम अगर कॉमन ले लें तो एफ सी जी कॉस 30 डिग्री आई कैप माइनस साइन 30 डिग्री जे कैप। एफ सी जी मतलब जी एम ट्वाइस एम, जी का मास, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 स्क्वायर। बस, तो ये तीन वैल्यूज हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो जे कैप ये 1 है, ये भी 1 है, फॉर बी, फॉर ए, फॉर सी। अब टोटल फोर्स क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस,
बिकॉज जी पे टोटल फोर्स निकालेंगे तो तीनों ऐड हो जाएंगे, तो तीनों में जो जो कॉमन है कॉमन ले लो, बाकी दिस इज द रिमेनिंग पार्ट। अब इसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से देखो, माइनस आई कॉस 30 प्लस आई कॉस 30 कैंसिल, माइनस जे साइन 30 माइनस जे साइन 30 दो बार, तो माइनस 2 j sin 30, और ये j तो यहाँ पे j आ गया। अब साइन 30 का मीनिंग क्या होता है, साइन 30 मीन्स हाफ, तो हाफ का 2 कैंसिल, तो बचेगा j माइनस जे इज 0, तो अल्टीमेटली आंसर 0। साइन 30 इज हाफ, वहाँ से हाफ आ रहा है। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में पूछा था कि अगर हम a के मास को ट्वाइस m बना दे तो क्या होगा इक्वेशन पे। तो अगर a का मास ट्वाइस m होगा तो हमने जो पहले वो लिखा था उसमें ये चेंज होगा, तो g इंटू ट्वाइस m, a का मास फिर g का मास और दोनों के बीच का डिस्टेंस, और जी a का वॉज अलोंग जे कैप, वो अभी भी जे कैप के अलोंग ही रहेगा। देखो a और g का फोर्स वॉज अलोंग y यानी जे कैप, तो वो अभी भी जे कैप ही रहेगा, जस्ट डिफरेंस इज a का मास विल बिकम ट्वाइस m, तो ये भी ट्वाइस m ये भी ट्वाइस m, बाकी डिस्टेंस सब कुछ सेम है, 1 मीटर ही है। तो बाकियों में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, तो फिर से अगर टोटल निकालना है तो पहले जो वैल्यूज यूज़ किए थे, पहले जो वैल्यू यूज़ किया था वही वैल्यू फिर से यूज़ करेंगे, बिकॉज उनमें कोई चेंज नहीं है। तो आफ्टर दैट तीनों वैल्यूज को ऐड कर दो, पहले जैसा कैंसिल होगा। ओके, दिस इज योर आंसर, एज इट इज सेम है, कुछ चेंज नहीं है उसमें, बस इस बार 2 j कैप है बस। ओके, तो एग्जाम्पल 10 ग्रेविटी का। Two lead spheres of mass 20 centimeter and 2 centimeter diameter respectively are placed with centers 100 centimeter apart। तो तुम्हारे पास दो स्पेयर्स हैं डायमीटर का, सॉरी 20 सेंटीमीटर डायमीटर, एक है 2 सेंटीमीटर डायमीटर, एंड दे आर प्लेस्ड विद सेंटर्स 100 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इसका सेंटर से लेके इसका सेंटर का डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हो गया डिस्टेंस। कैलकुलेट द अट्रैक्शन बिटवीन देम, दोनों के बीच का अट्रैक्शन निकालो। गिवन दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस, रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है, एंड इट्स मीन डेंसिटी भी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेड भी गिवन है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेड यानी रो ऑफ लेड, रेड का रो मतलब डेंसिटी गिवन है 11.5। इफ द लेड स्पीयर्स आर रिप्लेस्ड बाय ब्रास स्पीयर्स, अगर इन लेड के स्पीयर्स जो लेड से बने पीबी से, उनको अगर ब्रास से रिप्लेस करते हैं, सेम स्पीयर्स जस्ट मेड ऑफ ब्रास, तो 20 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ब्रास ऑफ सेम रेडियस, वुड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी सेम। अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, तो ब्रास का निकालना है और लेड का, एंड विल दे बी सेम और नॉट। तो देखो पहले तो 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो रेडियस विल बी 20/2 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ ऑफ डायमीटर, तो उसका हाफ होगा, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। सेकंड वाले का भी सेम किया, 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे आई नो द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, अब तो इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, अब इसका डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। अब देखो पहले वाले दोनों स्फीयर सिंस दे आर मेड ऑफ लेड, तो दोनों का डेंसिटी सेम है 11.5, बट 11.5 का डेंसिटी को अगर हम kg पर मीटर क्यूब में लेंगे तो साथ में 10⁻³ मल्टीप्लाई करना होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 11.5, उसको kg पर मीटर क्यूब में ले जाने के लिए हमें 10⁻³ मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। तो नाउ क्योंकि मास गिवन नहीं है, तो प्रॉब्लम यही है कि अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो हमें Gmm/r² चाहिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस तो पता है, बट आई डोंट नो द मास ऑफ द बॉडी। तो मास निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी नो, बहुत पुराना फॉर्मूला है ये, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ द लेड बॉल दिया हुआ है रॉ डैश यानी 11.3, तो डेंसिटी हमें पहले से पता है, डेंसिटी कितना लेना है 11.3, कहाँ गया दिस 11.3 वाला, तो ये ले लिया डेंसिटी, एंड इस स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r1³, तो 4/3 पाई और इसका रेडियस 20 यानी डायमीटर 20, तो रेडियस 10 को मीटर में कन्वर्ट किया था 0.10 वहाँ पे बिठा दिया, तो हो गया यहाँ पे मास निकल गया। सिमिलरली स्फीयर 2 के लिए भी वॉल्यूम इंटू 4/3 पाई r³ सिंस इट इज ए स्फीयर, साथ में डेंसिटी मल्टीप्लाइड, तो मास दे देगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है यहाँ पे 11.5, मास यहाँ पे है, दोनों मल्टीप्लाई किए, आई गॉट द मास ऑफ द सेकंड स्फीयर। अब
अर्थ का वैल्यू देने का रीज़न है हमें जी निकालना है अर्थ के वैल्यू से, ठीक है। तो अब जी तुम या तो अर्थ के वैल्यू से निकाल सकते हो या फिर मैं कहूँगा कि जस्ट मेमोराइज करके भी कर लो, बिकॉज एग्जाम में मुझे नहीं लगता जी ऐसे करके दिया जाएगा, ठीक है। तो आइदर यू कैन यूज़ अर्थ का वैल्यू जो यहाँ पे इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, या फिर आई वुड से कि जी का जो 6.67 वाला फॉर्मूला है उसको याद कर लो, तो वहाँ से भी कर सकते हो। तो तुम्हें दोनों का मास मिल गया, जी का वैल्यू मिल गया, अब बस दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू। दोनों के बीच में ग्रेविटी का फोर्स निकाल लो। तो जब लेड वालों के लिए निकालोगे तो जी m1 m2, बस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था 100, तो 100 को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100/100 यानी 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इज़ 1 मीटर, तो नीचे 1 मीटर का स्क्वायर। सॉल्व करो, तुम्हारा लेड का आंसर आ जाएगा। अब पूछा गया था कि ब्रास के लिए आंसर सेम होगा, नहीं, बिकॉज सिंस लेड का ग्रेविटी डेंसिटी डिफरेंट है और ब्रास का डेंसिटी डिफरेंट है, तो ब्रास का डेंसिटी डिफरेंट है तो इसका मास भी डिफरेंट होगा, मास डिफरेंट होगा तो यहाँ पे मास चेंज हो जाएगा तो फोर्स भी चेंज होगा। तो ब्रास के लिए फोर्स विल बी डिफरेंट, लेड के लिए फोर्स विल बी डिफरेंट। तो ये एक क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स बाय 2 सेंटीमीटर, मास रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अगर मैं अर्थ का रेडियस को 2 सेंटीमीटर श्रिंक कर दूँ, तो अर्थ का जो इनिशियल रेडियस होगा उसको अगर मैं 2 सेंटीमीटर से छोटा कर दूँ, मास रिमेनिंग कांस्टेंट, मास पहले जो था वही रहेगा, देन हाउ वुड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू में कैसे चेंज होगा, इसको सॉल्व करने का एक स्पेशल टेक्निक है, वरना वो लेंथी हो जाएगा। नॉर्मल टेक्निक में जाओगे इट विल बी वेरी लेंथी। तो स्पेशल टेक्निक में क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, इसके दोनों साइड में लॉग लोगे तो ये बन जाएगा log g इक्वल्स टू log ऑफ gm/r²। अब log a by log b इक्वल्स टू log a माइनस log b इक्वल्स टू log a माइनस log b। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log ऑफ gm माइनस log ऑफ r², और यहाँ पे आएगा log ऑफ g। थोड़ा चिकना कर लेता हूँ पेन को। यहाँ पे होगा log ऑफ g इक्वल्स टू, अब log ऑफ a इंटू बी, इसका फॉर्मूला है log a प्लस log b। तो यहाँ पे g इंटू एम है, इसको लिखेंगे log g प्लस log m माइनस log ऑफ r² का लिखेंगे 2, सामने आ जाएगा ट्वाइस log r। तो log g इक्वल्स टू log स्मॉल g इक्वल्स टू log g प्लस log m माइनस 2 log r। इस इक्वेशन को यहाँ पे देखो, log g इक्वल्स टू log g प्लस log m माइनस 2 log r। ये भी याद रख लो, log के बाहर अगर पावर रहेगा x टू द पावर n, तो वो हम लिखेंगे n log x, पावर विल कम इन द फ्रंट, ये log का सिस्टम है, तो पावर सामने आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन, ये आगे यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशन। अब इसके दोनों साइड में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब इसका आगे देख, यहाँ तक हो गया, अब करेंगे डिफ्रेंसिएशन, ये फॉर्मूला इसका भी काम खत्म। अब जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोनों साइड में तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा, दोनों साइड में डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो ddr ऑफ log g इक्वल्स टू ddr ऑफ log कैपिटल G प्लस ddr ऑफ r मतलब कैपिटल R, ठीक है, ddr ऑफ log m, इसका फिर इसमें जाएंगे माइनस 2 ddr ऑफ log r। इसको बाकी लोग, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि टफ है तो स्किप कर सकते हो, इट्स वेरी मतलब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, अगर समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू कर सकते हो। ddr ऑफ log g, अब यहाँ पे ध्यान रखना ddx ऑफ या dy ऑफ log x इज इक्वल्स टू, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और सिंस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम नहीं है तो इसके बाद हमें x का भी डिफरेंशिएशन सेपरेटली करना होगा, यानी dx/dy। याद रखो, अगर ये सेम होता, इफ इट वाज ddx ऑफ log x, अगर ये ddx ऑफ log x होता तो इसका इक्वेशन होता log x का डिफरेंशिएशन 1/x एंड उसके बाद ddx ऑफ x क्या होगा, ddx ऑफ x इट इज़ 1, तो इसका वैल्यू इतना ही आता।
बट क्योंकि यहाँ पे y और x है दोनों मैच नहीं हो रहे, तो यहाँ पे लास्ट में dx/dy रह जाएगा। ये मैंने क्लास में भी एक बार बोला था। तो अगर ये रह रहा है तो यहाँ पे ध्यान दो, हम dr से g का कर रहे हैं, तो दे आर डिफरेंट टर्म्स। तो यहाँ पे log g का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/g, उसके बाद रह जाएगा dg/dr इक्वल्स टू, अब log g इज ए कांस्टेंट टर्म, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंसिएशन का आंसर होगा 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। मास इज ए कांस्टेंट टर्म m, ये m है, मास इज ए कांस्टेंट टर्म, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे अगेन 0, माइनस ट्वाइस log r का डिफ्रेंसिएशन 1/r, और यहाँ पे r सेम है तो बस 1/r पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन आ गया 1/g dg/dr इक्वल्स टू -2 1/r। अब dr को वहाँ पे उधर भेज देंगे, इस dr को इस तरफ भेज देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बचेगा dg/g इक्वल्स टू -2 dr/r। यहाँ वाला dr इधर चला गया, बस ये आ गया इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन। 0 0 लिखना ना लिखना सेम बात है, तो dg/g इक्वल्स टू -2 dr/r। अब इसका आगे देखो, अब इसके आगे हमें पता है dr/r यानी चेंज इन रेडियस, dr मतलब छोटा चेंज बाय ओरिजिनल, तो चेंज इन रेडियस कितना हुआ था 2%, यानी -2%, डिक्रीज बाय 2%, तो माइनस, श्रिंक मतलब डिक्रीज होना, तो dr/r इक्वल टू -2%, 2% को हम 2/100 लिख सकते हैं माइनस, तो हमें पता चल गया dr/r का वैल्यू -2/100, तो यहाँ पे हम बिठा सकते हैं -2/100, यहाँ पे बिठा दो -2/100, तो जैसे यहाँ पे -2/100 बिठाओगे, -2/100, हाँ तो यहाँ पे -2/100 बिठाओगे, अच्छा मैं बिठा के दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर बिठाओगे तो वैल्यू आएगा dg/g इक्वल्स टू -2, जो यहाँ पे ऑलरेडी है ये वाला -2, इंटू dr/r की जगह क्या लिख सकते हैं, इंटू -2/100, इन प्लेस ऑफ dr/r -2/100, dg/g इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस हो गया +4/100। अब ये हो गया चेंज इन g बाय ओरिजिनल g, बट अभी भी ये परसेंट में नहीं गया है, परसेंट पे जाने के लिए बोथ साइड में 100 मल्टीप्लाई कर दो। अब ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100, यानी परसेंट ऑफ चेंज का। तो अब हमें क्या मिल गया, 100 कट के 4%, तो आंसर है 4%। स्किप करना है तो कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, बट स्टिल। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जाओ, कंपेयर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द, ये अर्थ होगा, यहाँ पे सारे वैल्यूज अर्थ हैं, ठीक है, अर्थ, कंपेयर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड दैट ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द मून। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी स्मॉल g, इसका कंपैरिजन करना है, एक बार ड्यू टू सन ऑन अर्थ एंड एक बार ड्यू टू मून ऑन अर्थ। अच्छा तो एक बार सन बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं ऑरेंज कलर का सन, तो थोड़ा दूर भेजिए उसको, ये आ गया मेरा ऑरेंज कलर का सन, मास ऑफ सन, बीच में डाल दो ब्लू कलर का अर्थ, ये हो गया अर्थ, मास ऑफ अर्थ एम ही लेके चलते हैं, और ये आ गया मून, ये आ गया मून, मास ऑफ मून एम लेके चलते हैं। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस, मून एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस हम कह रहे हैं आर ऑफ ई एस, यानी मून सॉरी सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है ई एस, और अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है ई एम, ये वाला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब एक बार हमें निकालना क्या है, हमें एक बार कंपेयर करना है, ध्यान से सुनना, सन के ग्रेविटी की वजह से अर्थ पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, ड्यू टू सन, किसके ड्यू टू सन, अर्थ पे कितना ग्रेविटी लग रहा है, और दूसरा ड्यू टू मून अर्थ पे ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ड्यू टू मून वाला इक्वेशन ले लेते हैं, जी ऑफ ई, क्या नाम दिया इनको, ई एम, तो अर्थ मून इन दोनों के बीच का ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे ले लेते हैं जी ऑफ ई एस, मून और सन। अब देखना कि किसके ड्यू पे काम कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू सन, ड्यू टू मून। अब आओ क्वेश्चन पे, ऑलरेडी वी नो अ फॉर्मूला,
पहले से हमें ये फॉर्मूला तो आता ही है, तो सन का वाला ऑरेंज से लिखेंगे, फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है। तो जी ऑफ ई एस इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये ऑलरेडी पता है। यहाँ पे एम है मास, आर इज द डिस्टेंस। अब एम मास लेना किसका है, एम मास उसका लोगे जिसके वजह से तुम पे ग्रेविटी आ रहा है, ड्यू टू, ठीक है। एम उसका मास होगा जिसके वजह से तुम पे ग्रेविटी आ रहा है। तो यहाँ पे देखो अर्थ और सन के बीच में किसके वजह से निकालना है, ड्यू टू सन, तो ये मास होगा सन का। और सेकेंड केस में मून वाला वाइट से बनाते हैं, अर्थ एंड मून जी एम बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ड्यू टू कौन है, ड्यू टू मून है, तो यहाँ पे किसका मास लेंगे, मून का मास। जिसके ड्यू पे निकाल रहे हो, जिसके ड्यू टू निकाल रहे हो उसका मास यहाँ पे आएगा। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर ई एम, तो ये हो जाएगा ई एम और ये हो जाएगा ई एस, दिस विल बी ई एस। आ गए मेरे पास दो इक्वेशंस, देखो यहाँ पे दो इक्वेशन आ गए। अब तुम्हें बस क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है, तो यू हैव टू जस्ट डिवाइड वन, एक बाई दूसरा। तो अगर मैं ऑरेंज वाले से ग्रीन वाला वाइट वाला डिवाइड करूँगा, तो जी एस बाई जी ऑफ ई एम इक्वल टू जी एम सन बाई आर ई सन होल थिंग स्क्वायर। अब देखो डिवीजन है तो ये वाला टर्म उल्टा हो जाएगा, आर ऑफ ई एम यहाँ पे स्क्वायर है, आर ऑफ ई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ऑफ मून, मास ऑफ मून। जी जी कटेगा एंड बाकी रेस्ट सबका वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है, मास गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो इक्वेशन कुछ ऐसे सजेगा, बस देख लो यहाँ पे सारे वैल्यूज बिठा दो, यू विल गेट अ रेशियो, डन। ठीक है, अब आगे जाओ क्वेश्चन नंबर 12। ए बॉडी वेज 90 kgf, बॉडी का वजन है 90 kgf ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच विल इट वे ऑन द सर्फेस, हाउ मच विल इट वे ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स which whose mass is 1/9 and the radius is 1/2 of that of earth, whose mass, ये मास है, यहाँ पे मास है, ये अर्थ है। अच्छा, तो इतना हमें पता चल चुका है कि इनका, तुम्हें अर्थ के सरफेस पे उस बॉडी का वेट कितना है वो हमें दिया हुआ है। तो एक अर्थ के सरफेस पे अगर उस बॉडी का मास लोगे तो बॉडी का मास या वेट कितना आ रहा है, 90 kgf। 90 kgf यानी 90 इंटू 10 मान लो न्यूटन, जी के जगह स्मॉल जी का वैल्यू हम 10 मान के चलते हैं, तो 900 न्यूटन इट इज़ द वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर इसी बॉडी को मार्स पे लेके जाए, मार्स इज ए ऑरेंज प्लेनेट, तो मार्स को ऑरेंज से ही बनाते हैं। अगर इसको मार्स पे लेके जाओ जिसका मास है whose mass is 1/9 of the 1/9 and radius is 1/12 of that of earth। अगर हम मान के चले कि अर्थ का रेडियस, अर्थ का मास x है, तो मार्स का मास होगा 1/9 ऑफ x मास। और अगर हम मान के चले दिस इज मास एंड इफ आई एम सेइंग कि अर्थ का रेडियस, इफ आई एम सेइंग कि अर्थ का रेडियस इज y, देन मार्स का रेडियस कितना होगा, मार्स का रेडियस होगा y/2, यानी जो भी अर्थ का रेडियस होगा उसका हाफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पहले अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं, बिकॉज फोर्स निकालने के लिए वो अल्टीमेटली जी ही चाहिए। तो हमें अर्थ का जी तो पता है 10। देखो एक बात याद रखना, जो मास वाला पार्ट होता है ना, दिस इज व्हाट, फोर्स इज व्हाट, m इंटू जी। जो मास वाला पार्ट होता है वो कांस्टेंट होता है ऑल ओवर द यूनिवर्स। तो ये अर्थ में भी 90 होगा, मार्स में भी 90 होगा, और जुपिटर और यूरेनस कुछ में चले जाओ, सब कुछ में ये 90 ही होगा। बट ये दिस जी का वैल्यू चेंज होगा, ये जी सिर्फ अर्थ पे काम करेगा। तो हमें मार्स का जी निकालना होगा पहले। तो अर्थ के जी का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, अर्थ में ऑलरेडी वी नो, अर्थ में मुझे इन सारी चीज़ों का वैल्यू पहले से पता है। अर्थ में मुझे जी का वैल्यू पता है, अर्थ का मास है ये, अर्थ का रेडियस है ये, इनका स्क्वायर, ये हो गया जी का वैल्यू। बट अगर मैं इसी इक्वेशन पे जी रख दूँ और अर्थ का जो भी मास होगा उसको बाई 9 कर दूँ, तो मुझे मार्स का मास मिल जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ 1/9। और रेडियस को यहाँ पे जो भी है उसको अगर आधा कर दूँ फिर स्क्वायर करूँ, बिकॉज इसका रेडियस कितना होना चाहिए, हाफ,
मार्स का रेडियस हाफ। तो यहाँ पे अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस बिठा के जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द जी फॉर मार्स। और एक बार मुझे मार्स का जी मिल गया तो मुझे इसमें बॉडी को अगर मैं मार्स में लेके जाऊँगा, अगर यही इंसान वापस मार्स में गया तो मुझे उसका मास कैसे मिलेगा, m यानी 90 इंटू जी ऑफ मार्स। बस जैसे यहाँ पे 90 इंटू जी ऑफ अर्थ किया था, वहाँ पे 90 इंटू जी ऑफ मार्स करेंगे, मार्स, तो जी ऑफ मार्स खत्म। देखो यहाँ पे तो उन लोगों ने वैल्यू तो निकाला नहीं है, उन लोगों ने खाली रेशियो लेके कर लिया। अच्छा ठीक है, चलेगा, विच एवर यू चूज। अगर तुम्हें अर्थ का वैल्यू पता है तो यू कैन गो विद द वैल्यू रूट, ठीक है, वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, या फिर ये वाला टेक्निक कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ ये वाला टेक्निक हुआ क्या है, इतना मुश्किल नहीं है ये वाला जितना तुम्हें लग रहा होगा, ईजी है। देखो यहाँ पे आ जाओ, देखो हमने जी ऑफ मार्स निकालना था, जी ऑफ मार्स इक्वल टू जी एम ई बाई 9, मास ऑफ अर्थ का 9 टाइम्स इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का 2 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, जी एम ई 9 नीचे आ जाएगा, इंटू रेडियस का स्क्वायर होगा तो आर ई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 चला जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा ये 4/9 जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। अब जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर क्या था, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर इज नथिंग बट अर्थ का मास, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद करो अभी लिखा था यहाँ पे, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर वो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है फॉर्मूला। तो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इसको रिप्लेस करके आई कैन जस्ट राइट कि 4/9 टाइम्स अर्थ का जी, बस हो गया सॉल्व। तो 4/9 टाइम्स अर्थ का जी, तो वहाँ पे हमें पता, वो अर्थ का जी हमने 10 लिया था तो वहाँ पे 10 ना लेके इसको 4/9 टाइम्स 10 कर देंगे। अगर वहाँ पे 10 लेके किया था तुमने तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, 4/9 इंटू 10 यानी 40/9। तो इंसान का मास मार्स पे कितना होगा, इसी बंदे का वज़न, सॉरी मास नहीं, वेट, इसी बंदे का वेट मार्स पे कितना होगा, उसका मास m इंटू मार्स का g यानी 40/9, तो इट विल कम आउट टू बी 400 न्यूटन। तो जो बंदा अर्थ पे था वज़न कितना आ रहा था उसका, 90 इंटू 10 यानी 900 न्यूटन अर्थ पे, बिकॉज हमने अर्थ का जी यूज़ किया था। वही बंदा मार्स पे गया तो उसका वज़न बन गया 400 न्यूटन। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है, तो देख लेना, दिस आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस। अच्छा ये वाला तो हो गया, अभी नहीं चाहिए, दिस इज़ ऑलरेडी डन, ये हो गया ऑलरेडी। यही मैंने कहा था कि यू कैन स्किप इफ़ यू वांट। नेक्स्ट वन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो। द पीरियड ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज़ 27.3 डेज। तो मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है 27.3 डेज पे। मून रोटेटिंग अराउंड अर्थ, इसका टाइम कितना लगता है पूरा रोटेशन में, 27.3 डेज। एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज 3.9 × 10⁵। तो इस ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट क्रिएट हुआ है इस ऑर्बिट का रेडियस है कितना बोला था, 3.9 × 10⁵। एंड जी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। तुम्हें अर्थ का मास निकालना है, इस अर्थ का मास चाहिए, ठीक है। टाइम पीरियड गिवन है, वी नो द टाइम पीरियड, वी नो द रेडियस, हमें चाहिए मास। अब देखो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को करने का देयर आर 2 टेक्निक्स। या तो तुम एक छोटा सा ट्रिक कर सकते हो कि इस क्वेश्चन पे जी का मास ले लो पहले से, जी का वैल्यू कि हम मान के चल जाएं कि हमें स्मॉल जी का वैल्यू मून का पता है, उस फॉर्म में कर सकते हो। स्मॉल जी का वैल्यू फॉर मून विल कम आउट टू बी एक्सेलरेशन, रुको, स्मॉल जी का वैल्यू फॉर मून विल कम आउट टू बी 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मुझे स्मॉल जी का वैल्यू मून का ऑलरेडी पता है तो आई कैन यूज़ जी इक्वल्स टू GM/r², जहाँ पे जी का वैल्यू होगा ये, m होगा मून जिसके चारों तरफ घूम रहा है यानी मास ऑफ अर्थ, जी क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, निकल जाएगा। या फिर वी विल गो द लॉन्ग राउट। अब लॉन्ग राउट में जाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, देखो क्यों। जब लॉन्ग राउट में जाओगे ना
तो वहाँ पे हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला से करना होगा। टाइम पीरियड इज ट्वाइस पाई बाई रूट ओवर आर क्यूब बाई जी इंटू एम। यहाँ पे भी एम वही बॉडी है जिसके चारों तरफ तुम घूम रहे हो या जिसके वजह से तुम घूम रहे हो। मून इज रोटेटिंग ड्यू टू अर्थ, तो ये होगा मास ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ। अब इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन है 27.3 डेज। अब डेज को लेके जाना होगा हमें सेकेंड्स में। देखो 27.3 डेज, एक दिन में 24 घंटा, तो 27.3 इंटू 24 आवर्स, 24 घंटा में 60 मिनट्स, तो 27.3 इंटू 24 इंटू 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स में 60, एक मिनट में ये हो गया, डेज से आवर्स में आ गया, आवर्स से मिनट में आ गया, मिनट को सेकंड में लेके जाएंगे तो 27.3 इंटू 24 इंटू 60, और मिनट को लेके जाओगे तो एक और 60, बिकॉज एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे बिठाना है, इक्वल्स टू ट्वाइस पाई रूट ओवर, अब रेडियस ऑफ अर्थ तो ऑलरेडी गिवन है 3.9 इंटू 10⁵ होल थिंग क्यूब, डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू भी गिवन है 6.67। ये ऑब्वियसली तुम लोग के वो सॉल्विंग टेक्निक के काफ़ी बाहर जाएगा ये, और यहाँ पे आएगा मास ऑफ अर्थ। ये वन ऑफ द टेक्निक्स हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में शायद कुछ मिसिंग है, बट आई विल सी, बट एग्जाम में देगा तो मेरे हिसाब से स्मॉल जी का वैल्यू विल बी गिवन, तो तुम्हें डायरेक्ट जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर यूज़ करना है, या फिर तो यहाँ तक सजा के आ जाओ एटलीस्ट। इफ़ यू डोंट इवन सॉल्व, एटलीस्ट सजा के तो आओ, तो यू विल गेट सम मार्क्स। तो ये थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन में जाएगा। ओके, नो द नेक्स्ट वन। The mass of Jupiter is 314 times, the mass of Jupiter is 314 times the mass of Earth, and the diameter of Jupiter is 11.35 times that of Earth. If G has a value of 9.8 on Earth, what is the value of G on Jupiter? तुम्हें जुपिटर का G निकालना है। हमें इतना पता है कि अर्थ में G का वैल्यू कितना है, अर्थ में G का वैल्यू है 9.8। व्हाट इज द जुपिटर का G ऑफ जुपिटर कितना होगा? अब G ऑफ जुपिटर के लिए हमें क्या चाहिए, G मास ऑफ जुपिटर बाई रेडियस ऑफ जुपिटर होल थिंग स्क्वायर फॉर्मूला। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब कुछ गिवन है, G गिवन है, मास ऑफ जुपिटर क्या बोला, मास ऑफ जुपिटर 314 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, यानी 314 इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11.35 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, यानी रेडियस ऑफ जुपिटर क्या लिखेंगे 11.35 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ उसका स्क्वायर। अब इसमें सॉल्व करोगे तो G 314 इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 11.35 का स्क्वायर करना होगा। फिर से कह रहा हूँ ये पुराने टाइम के क्वेश्चन हैं, तो 11.35 का स्क्वायर हमें फिजिकली करके निकालना होगा। तो 11.35 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इधर कर लो, जगह है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो G इंटू 314 मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 11.35 का स्क्वायर होगा, तो 11.35 इंटू 11.35 स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का भी स्क्वायर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये वाला इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 314 डिवाइडेड बाई 11.35 इंटू 11.35 और साथ में बचेगा G एम ई बाई आर स्क्वायर। अब ये जी एम ई बाई आर स्क्वायर तो अर्थ का फॉर्मूला है, जी एम ई बाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ, और उसका वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका वैल्यू 9.8 मान के चलना है, यानी दिस इज 9.8। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बिठा सकते हैं कि हाँ ये जो इधर वाला टुकड़ा है ना, दिस वाला पार्ट, इसका वैल्यू है 314 बाई ये नीचे वाला पार्ट इंटू 9.8, ये आ गया G ऑफ जुपिटर। दिस इज द इक्वेशन आंसर फॉर G ऑफ जुपिटर। कुछ नहीं करना है, G मास ऑफ जुपिटर, रेडियस ऑफ जुपिटर का स्क्वायर, मास ऑफ जुपिटर इज 314 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11.35 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, उसका होल थिंग स्क्वायर, बिकॉज फॉर्मूला में स्क्वायर है। सारे वैल्यूज बिठा दो। G एम ई बाई आर स्क्वायर का पार्ट का आंसर है 9.8 अकॉर्डिंग टू, ऑलरेडी हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये होता है। तो इस वाले पार्ट का 9.8, बाकी सब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एस्ट्रोनॉट ऑन द मून मेजर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी 1.7। तो मून में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना मिल रहा है उसको 1.7। तो ये हो गया मून
मून में कोई एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है, उसको पता चला कि मून में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ही नोज दैट द रेडियस ऑफ द मून इज 0.27 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। उसको ये पता है कि मून का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस के 0.27 टाइम्स है, रेडियस ऑफ अर्थ एंड दैट ऑफ अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ मून। तुम्हें मून के मास और मून का मास होगा, मून का मास और अर्थ के मास का रेशियो लेना है। ये हो गया अर्थ, इसके मास का, दोनों के मास का रेशियो निकालना है। अगर इतना पता है हमें कि g ऑन अर्थ इज 9.8, अर्थ में g का वैल्यू कितना है 9.8। सिंपल क्वेश्चन है। देखो अर्थ में g का वैल्यू पता है तो अर्थ में हम पहले g का इक्वेशन लिखते हैं। g ऑफ अर्थ इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ होल थिंग स्क्वायर। और अगर मून में निकालना है तो g ऑफ मून इक्वल्स टू g मास ऑफ मून बाई रेडियस ऑफ मून होल थिंग स्क्वायर। अब ये वाला वैल्यू पता है, ये वाला वैल्यू पता है, g दोनों में सेम है। रेडियस ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ मून भी पता है। रेडियस ऑफ मून क्या होगा, रेडियस ऑफ मून इज नथिंग बट 0.27 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे इन दोनों को डिवाइड करोगे यू विल गेट योर आंसर। तो इनको डिवाइड करो, GE एक ही कलर से लिख रहा हूँ, GE बाई G मून इक्वल्स टू GME बाई RE स्क्वायर इंटू मून के वक्त उल्टा हो जाएगा तो 0.27 बाई RE होल थिंग स्क्वायर बाई G ऑफ मून। G कैंसिल। अब G कैंसिल, इन दोनों का वैल्यू हमें पता है, GE बाई RE। GE कितना है 9.8 है और मून का कितना है 1.7 क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल्स टू ME बाई RE स्क्वायर। और यहाँ पे 0.27 का स्क्वायर होगा तो 0.27 इंटू 0.27 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे रहेगा मास ऑफ मून। तुम्हें इन दोनों का ही रेशियो निकालना है तो 0.27 वाले पार्ट को इधर भेज दो। तो यहाँ पे रहेगा 9.8 इंटू 1.7 और ये ऊपर है तो इधर आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। 0.27 इंटू 0.27 इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ बाई मास ऑफ मून। हो गया इन दोनों का रेशियो। तुम्हें वही निकालने के लिए बोला है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ अर्थ टू मास ऑफ मून। तो मास ऑफ अर्थ बाई मास ऑफ मून, ये आ गया आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, नॉट दैट डिफिकल्ट, बट ये वाले इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट next 15, at what height from the surface of the earth will the value of g be reduced by 36% from that value of the surface। तो अर्थ के किस हाइट पे g का वैल्यू 36% तक रिड्यूस हो जाएगा जहाँ पे अर्थ का रेडियस गिवन है। तो नए g का वैल्यू कितना होगा, नए g का वैल्यू होगा पुराने g का 36% कम। 36% कम मतलब 100% से माइनस करना है, 100 से 36% कम हो जाएगा नए पुराने g के वैल्यू से, यानी 64% ऑफ जी। 36% लेस, परसेंटेज का मैक्सिमम कितना होता है 100, तो 36% लेस यानी 100 से 36% कम। तो वेन एवर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नए जी का वैल्यू पूरा रिड्यूस्ड बाय 36% यानी 36% से कम हो चुका है। 36% से कम होना मतलब नए जी का वैल्यू, नया जी जो भी आएगा इट विल बी 100 माइनस 36 ऑफ ओल्ड जी, यानी 64% ऑफ जी। तो नया जी है 64% ऑफ जी यानी 64/100 ऑफ जी। अब ये क्वेश्चन है हाइट का, और हाइट पे दो बातें ध्यान देना। मैंने कहा था कि नोट्स में हाइट का दो फॉर्मूला गिवन है जहाँ पे हाइट थोड़ा रिस्पेक्टेबल होगा, यानी हाइट इज़ क्वाइट अ लार्ज अमाउंट रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और जब हाइट बहुत कम होगा रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले, तब हम 1 माइनस 2 h/r वाला यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना, जहाँ पे हाइट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जहाँ पे हाइट और रेडियस के बीच में देयर डिफरेंस इज़ नॉट वेरी मच, तब हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे।
तब हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे जहाँ पे डिफरेंस रेडियस और हाइट कंपेरेबल है, खूब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, तो ये वाला। और जब बहुत डिफरेंस होगा यानी हाइट बहुत कम है रेडियस बहुत ज़्यादा है, तब वो सेकंड वाला यूज़ करेंगे। बट इन जनरल इन दिस क्वेश्चन क्योंकि 36% तक कम हो रहा है, वो रेस्पेक्टेबल अमाउंट है, तो हाइट रेडियस के मुकाबले काफ़ी होगा, उतना भी कम नहीं होगा। तो इसी वजह से हम हाइट वाला बड़ा वाला फॉर्मूला यूज़ करें, बिकॉज 36% कम करना जी को मजाक नहीं है, दैट इज़ अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी। ठीक है, तो एग्जाम में ये बात ध्यान देना कि अगर 36% तक कम हो रहा है दैन इट इज़ अ रेस्पेक्टेबल क्वांटिटी। तो यहाँ से हमें मिल गया नया जी इक्वल्स टू 64% ऑफ ओल्ड जी। तो मिल गया यहाँ पे कि नया जी जो है, नया जी इज़ 64% ऑफ ओल्ड जी, यानी 64/100 ऑफ ओल्ड जी। और क्योंकि तुमने जी को 36% से कम कर दिया है, तो हम ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जी एच इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एच होल थिंग स्क्वायर बाई जी। अब इन दोनों के बीच में रेशियो रिलेशन क्या है, जी एच की जगह हम लिख सकते हैं 64/100 ऑफ जी बाई जी इक्वल्स टू आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ आर गिवन है 6400, 6400 का स्क्वायर बाई 6400 प्लस एच होल थिंग स्क्वायर। यहाँ पे देखो जी जी कैंसिल, तो बचेगा 64/100 इक्वल्स टू 6400 का स्क्वायर यानी 2 बार लिख लो, डिवाइडेड बाई 6400 प्लस एच होल थिंग स्क्वायर। अब इन दोनों साइड्स को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो पहले 64 यहाँ पे कटेगा, तो बचेगा यहाँ पे 100। अब इस पूरे टर्म को उधर लेके चले जाओ, यानी साइड मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये आ गया यहाँ पे 6400 प्लस एच होल थिंग स्क्वायर इक्वल्स टू ये वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो बचेगा 64 इंटू 1 2 3 4 और यहाँ पे और 2 जीरो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 10⁶। ये 100 यहाँ पे जाएंगे तो पहले से यहाँ पे 100 हो गया, बिकॉज 64 और 64 100 को काटोगे तो 100 बचेगा। तो यहाँ पे जीरोस कितने हो गए, 1 2 3 4 और 2 जीरो और आ गए 6, तो 10⁶। अब स्क्वायर वहाँ पे ले लो, शिफ्ट कर लो उधर, तो 6400 प्लस एच इक्वल्स टू रूट ओवर 64 इंटू 10⁶। अब 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, तो जब रूट हटेगा तो माई इक्वेशन विल बी 6400 प्लस एच इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर से 8 बचेगा 10⁶ के पावर, तुम्हें पता है रूट का पावर मतलब हाफ होना, तो 6 का हाफ क्या होगा 3, जो भी रूट मतलब पावर का आधा होना, तो 2 का आधा 1 होता है इसलिए 1 हो गया, और 6 का आधा होता है 3। तो देयरफॉर योर एज कम्स आउट टू बी 8 इंटू 3 मतलब 8000 माइनस 6400, तो इट विल बी 0 0 और 4 से 10 6 और 7 से 8 1600 किलोमीटर या मीटर, किलोमीटर या मीटर था क्वेश्चन में, किलोमीटर। तो तुम्हारा एज आ गया 1600 किलोमीटर। ये हो गया सोल्यूशन, यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, विच एवर फाइंड यू फाइंड ईजी। यहाँ पे भी हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली 64 है 100 है, दोनों स्क्वायर टर्म्स है। 64 को 8 स्क्वायर लिख सकते हो, 100 को 10 स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे भी डायरेक्ट काट सकते हो। ये वाला बेटर होगा, शॉर्ट में आएगा, ये लेंदी हो गया। पहले पहले भी काट सकते थे, इसको ध्यान नहीं आया मुझे, बट यू कैन कट हियर ऑल्सो। यहाँ पे भी काट सकते हो बिकॉज 64/100 है, यहाँ पे दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो डायरेक्ट काट सकते हो, इट विल बी ईजियर। एक ही बात है, जैसा करना है तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस। यानी जी का वैल्यू आधा हो जाता है जो भी अर्थ के सरफेस पे होगा, यानी नया जी इस पुराने जी का हाफ। रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है, जी का वैल्यू आधा कर रहे हो तो वैल्यू रेस्पेक्टेबल है, मतलब 50% डिक्रीज, रेस्पेक्टेबल हाइट है, तो हम ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो नया जी का वैल्यू पुराने जी का g/2, जी जी कैंसिल, स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा RH 1/2, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर को अगर उस साइड में शिफ्ट कर दोगे तो ये यहाँ पे आ गया, तो इन द फॉर्म ऑफ रूट आएगा, तो 1 में तो रूट निकल जाएगा, बाकी रहेगा √2, तो ये इक्वेशन बन जाएगा r प्लस दिस 1/√2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे करके दे रहा हूँ। अगर यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे
आर बाई आर प्लस एच इक्वल्स टू 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो r√2 इक्वल्स टू आर प्लस एच। आर को उधर भेज दो तो एच इक्वल्स टू आर वहाँ पे चला गया तो r√2 माइनस आर वहाँ पे गया तो माइनस आर कॉमन ले लो तो √2 माइनस 1, यानी एच इक्वल्स टू r√2 माइनस 1, तो एच इक्वल्स टू √2 माइनस 1 आर का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, और √2 माइनस 1 कितना होता है दिस, आर का वैल्यू 6400, आ गया आंसर। √2 का वैल्यू होता है 1.414, और वहाँ से अगर 1 माइनस कर दोगे तो आंसर बचेगा सिर्फ 0.414 दिस, तो √2 माइनस 1 0.414 इंटू आर रेडियस, तो आ गया तुम्हारा एच। ये वाला खुद से एक बार ट्राई करना, 18 खुद से ट्राई करना। Then there is this question 19, body hanging from a spring stretches it by 1 centimeter at the earth surface। तो एक अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे एक स्प्रिंग लगा है जिसके नीचे बॉडी लगा है, बॉडी ने स्प्रिंग को कितना स्ट्रेच कर दिया 1 सेंटीमीटर। हाउ मच विल द सेम बॉडी स्ट्रेच द स्प्रिंग एट ए प्लेस 1600 अबव द अर्थ सरफेस। तो ये तो अर्थ के सरफेस पे हो रहा है, यानी मान लो दिस सिनेरियो इज हैपनिंग हियर। अगर मैं अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी पहाड़ के ऊपर चले जाऊँ, जिस पहाड़ का हाइट कितना है, दिस हाइट इज 1600 किलोमीटर, सरफेस से और 1600 किलोमीटर ऊपर, तो ये हो गया अर्थ का एक्चुअल रेडियस 6400 किलोमीटर का, और ऊपर में और कितना चला गया 1600। अब मैं यहाँ पे चला गया, अब सेम स्प्रिंग एक्सपेरिमेंट अगर यहाँ पे दोहराएंगे तो अब कितना स्ट्रेच होगा वो पूछ रहा है, व्हाट विल बी द स्ट्रेच। सेम एक्सपेरिमेंट अगर पहाड़ के ऊपर जाके दोहराएंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेच किस पे डिपेंड करेगा, mg पे, mg पे ही स्ट्रेच डिपेंड कर रहा है। मास तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे भी वही होगा, मास इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो अर्थ के सरफेस पे जो मास मिलेगा पहाड़ के ऊपर भी मास सेम होगा, चेंज होगा g का वैल्यू, अर्थ के सरफेस पे g डिफरेंट होगा, पहाड़ के ऊपर g डिफरेंट होगा। तो एक बार बस मुझे g का वैल्यू निकालना है, बाकी तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है mg इक्वल्स टू k इंटू एक्स। देखो तुम्हारा mg नीचे लग रहा है, ध्यान से थोड़े स्प्रिंग पे ध्यान देना, स्प्रिंग को नीचे कौन खींच रहा है mg, और स्प्रिंग पे फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू के एक्स। अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, नहीं तो स्प्रिंग गिरता ही रहता। अगर स्प्रिंग एक्सटेंड होने के बाद रुक गया है, यानी नाउ इट इज़ एट इक्विलिब्रियम, यानी मेरा के एक्स जो स्प्रिंग फोर्स है मस्ट बी इक्वल टू mg। mg नीचे खींच रहा है, स्प्रिंग फोर्स वापस उसको ऊपर लेके जाना चाहता है, बट अगर ये रुक गया यानी 1 सेंटीमीटर पे आके ये रुक गया है, इसका मतलब अभी ये इक्विलिब्रियम में है, तो माई mg इज इक्वल्स टू के एक्स, तो mg इक्वल टू के एक्स। तो हमने कहा कि अर्थ के सरफेस पे mg इक्वल टू के एक्स, और पहाड़ के ऊपर mg डैश इक्वल टू के एक्स डैश, बिकॉज यहाँ पे हमें नहीं पता कि एज कितना, मतलब एक्सटेंशन कितना हुआ, तो इसको एक्स डैश मान लेते हैं। बट स्प्रिंग तो हर केस में सेम है, दोनों केस में यू आर यूजिंग द सेम स्प्रिंग, तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट पहले भी के था, अभी भी के है, बिकॉज स्प्रिंग तो सेम है, उस पर तो कोई चेंज नहीं किया है। हाँ जी क्या वैल्यू चेंज होगा, जी अर्थ के सरफेस पे, ये हो गया सरफेस के लिए, और दिस वन इज़ फॉर पहाड़ वाला, पहाड़ पे जी डिफरेंट होगा, मास सेम होगा दोनों केस में, स्प्रिंग भी दोनों केस में सेम होगा, बट एक्सटेंशन यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। तो बन गया मेरे पास दो इक्वेशन। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लेना है, बिकॉज मास गिवन नहीं है तो कट जाएगा, तो दोनों का रेशियो लिया एक्स डैश बाई एक्स। अब जी डैश बाई जी हाइट के लिए हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है ये वाला, और 1600 किलोमीटर तो 6400 किलोमीटर दे आर कम, इतना छोटा नहीं है। 6400 किलोमीटर के सामने 1600 किलोमीटर छोटा वैल्यू नहीं है। 1600 किलोमीटर कितना ज़्यादा है हमें पता है, 1600 किलोमीटर 8 किलोमीटर है माउंट एवरेस्ट, 8 किलोमीटर है माउंट एवरेस्ट, तुम 1600 किलोमीटर जा रहे हो, बहुत ऊंचा हाइट है वो, ठीक है। तो 1600 किलोमीटर इज़ नॉट ए जोकिंग अमाउंट, तो उसको कंपेरेबल में ही लेना होगा। 1600 किलोमीटर में जी कितना कम होता है, 1600 किलोमीटर में जी ऑलमोस्ट डिक्रीजेस बाय 36%। देखो इसका आंसर भी 1600 किलोमीटर आया था, तो 1600 किलोमीटर इज़ ए लार्ज क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आर स्क्वायर, ये वाला। अब आर स्क्वायर तो रेडियस का गिवन है,
एज भी हमें पता है, सारे वैल्यूज बिठा दो। ये आएगा 6400 बाई 8000, इसका स्क्वायरिंग क्या बोलते हैं इसको, 6400 बाई 18000, और यहाँ पे जी डैश बाई जी। इसको सॉल्व करोगे काट कूट के तो बचेगा 16/25। देखो 6400 बाई 8000, 0 0 यहाँ पे कैंसिल, 64/80, 8 से काटोगे तो 8 8 जा 64 और 8 10 जा 80, 2 से काटोगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो इनको काट के हमें मिला 16/25, यानी x डैश बाई एक्स का वैल्यू है 16/25। तो अगर x डैश बाई एक्स 16/25 है, यानी x डैश बाई एक्स इक्वल्स टू 16/25, यानी x डैश इक्वल टू एक्स को उधर लेके मैं लिख सकता हूँ x डैश इक्वल टू 16/25 इंटू एक्स। जस्ट x को उधर शिफ्ट किया है और कुछ नहीं। x डैश बाई एक्स यही वाला कंटिन्यू हो रहा है ना यहाँ से, दिस 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 दिस, यानी x डैश बाई एक्स इक्वल्स टू 16/25। तो x को यहाँ से उधर भेज दो बस। और x मेरा कितना है, व्हाट वाज द इनिशियल एक्सटेंशन, 1 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया 0.64 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, द मास ऑफ द प्लेनेट ऑफ जुपिटर इज दिस। जुपिटर का मास गिवन है एंड सन का मास गिवन है। द मीन डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड सन इज दिस, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में। तो सन हो गया ये, और जुपिटर ये मान लो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, मीन डिस्टेंस 7.8 इंटू 10⁻11। दोनों का मास भी गिवन है, मास ऑफ सन गिवन है, मास ऑफ जुपिटर गिवन है। दोनों के बीच में फोर्स पूछ रहा है। दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला Gm/r²। यहाँ पे G तो हम सबको पता है, मास ऑफ सन होगा, एक होगा मास ऑफ जुपिटर, दिस विल बी मास ऑफ सन, दिस विल बी मास ऑफ जुपिटर, और R होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब पूछा है एज्यूमिंग द जुपिटर मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। अगर हम एज्यूम करें कि जुपिटर ही सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा। अगर जुपिटर सन के चारों तरफ ही घूम रहा है तो सन इज एट द सेंटर, और अगर जुपिटर सन के चारों तरफ घूम रहा है तो सन का ग्रेविटी जुपिटर को अपनी तरफ खींचेगा। ये हो गया ग्रेविटेशन। और जो सन का, जो जुपिटर घूमने से उस पर क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। ठीक है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, दिस विल बी बैलेंस्ड बाय दिस। या फिर इन अदर टर्म्स हम कह सकते हैं, ये तो समझ में आ गया ना, दिस विल बी बैलेंस्ड बाय दिस। या फिर इन अदर टर्म्स, ठीक है, ये वाला टेक्निक भी सीख के रखो। अदर टर्म्स में क्या कह सकते हैं, हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ एक्ट करता है, पिटल, ठीक है, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ करता है, वो ही तो एफ जी है। यहाँ पे करेंटली एफ जी एक्ट कर रहा है, यानी और एफ जी इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्योंकि सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ एक्ट करता है और एफ जी अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो एफ जी ही तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि एफ जी, एफ यानी ग्रेविटी का एफ इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटी का एफ इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। या तो उल्टा सोच सकते हो, जो मैं कह रहा हूँ कि बेटर ऑप्शन होता है उल्टा सोचना। कि उल्टा हम क्या सोचेंगे कि अंदर ग्रेविटी खींच रहा है और तुम सर्कुलर मोशन में घूम रहे हो, तो बाहर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो एफ इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वरना वो गिर जाएगा ना बाहर, या तो बाहर गिरेगा या तो अंदर गिरेगा, क्योंकि ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी और ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इस पे लग रहा है ना सेंट्रीफ्यूगल, तो मास ऑफ जुपिटर इनटू वेलोसिटी ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी रेडियस का स्क्वायर। तो वो आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से साइड चेंज करके बस v निकालना है, बाकी सब तो हमें ऑलरेडी पता है। तो आ गया v। याद रखना बस यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल जुपिटर पे लग रहा है, तो मास ऑफ जुपिटर और वेलोसिटी ऑफ जुपिटर। Two particles each of mass m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitation. Find the speed of each particle। ये तो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ये म्यूचुअल ग्रेविटेशन में जा रहा है। तो मैंने पहले कहा था म्यूचुअल ग्रेविटेशन में होने से दे विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर।
यानी एक सर्कल में दीज टू पार्टिकल्स विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर, बिकॉज ये म्यूचुअल ग्रेविटेशन में अगर तुम रोटेट कर रहे हो एक दूसरे के सपोर्ट से, तो तुम दोनों को सर्कल के दो हिस्से, दो एडजेस में होने चाहिए, ऑपोजिट साइड्स में। सर्कल का रेडियस है आर, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, ट्वाइस आर, बिकॉज सर्कल का रेडियस आर है, पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्वाइस आर। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा ग्रेविटी का, जी एम एम बाई ट्वाइस आर स्क्वायर। और यही ग्रेविटी का फोर्स अगर फिर से ड्रॉ करें तो ये हो गया बॉडी वन। मान लो बॉडी रेड और दूसरा है बॉडी ब्लू, ये वाला बॉडी ब्लू। अब रेड और ब्लू के बीच में ग्रेविटेशनल इक्वेशन हमें मिल गए, तो मान लो रेड ब्लू वाले को खींच रहा है अपनी तरफ विथ एफ जी इक्वल्स टू दिस जी एम एम बाई 4r स्क्वायर, बिकॉज दोनों के बीच में फोर्स यही है। और क्योंकि दोनों ऑपोजिट सिरे में है और सर्कल का रेडियस आर है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया था ट्वाइस आर, ध्यान रखना, भूलना मत। अब क्योंकि ये सर्कल में घूम रहे हैं, तो इसका ब्लू वाले बॉडी पे बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, और इसको एक दूसरे के इक्वल होना है, वरना बॉडी गिर जाएगा। यानी और एफ जी और एफ योर सेंट्रीफ्यूगल इक्वल होगा, बिकॉज बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ से हमें बस वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, ये वाला ऑलरेडी हो गया है। कुछ पेजेस रिपीट हो गए हैं शायद। ओके, यहाँ तक। तो एग्जांपल नंबर 8, इफ द अर्थ वर मेड ऑफ लेड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, मतलब डेंसिटी गिवन है 11.3, 3 को केजी पर मीटर क्यूब में लेके जाएंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे लेके गए। और देन व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू चाहिए, जहाँ पे गिवन है रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस, मास जी का वैल्यू गिवन है, और हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है जी एम बाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहीं पे भी अर्थ का मास गिवन नहीं है, तो हम m तो यूज़ नहीं कर सकते। तो इफ़ आई कांट यूज़ m, मुझे m का कोई सब्सटीट्यूट चाहिए, तो हमें पता है मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम m मास की जगह लिखेंगे डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम, अर्थ इज स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, बस। तो ये आ गया इक्वेशन, जी बाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, सारे वैल्यूज बिठा दूँ, यू विल गेट योर आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा 10 तो हो गया ऑलरेडी, 10 हो चुका है ऑलरेडी, ये भी हो गया है, दीज आर ऑल्सो डन। यहाँ पे सॉल्यूशन है, कुछ देख लेना, ये वाले भी हो गए हैं 90। यहाँ से देखो 21, हाउ मच बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ डज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अर्थ के कितने नीचे जाने पे, अगर ये मेरा ओरिजिनल अर्थ है, इफ दिस इज माई अर्थ, उसके सरफेस के, दिस इज माई अर्थ, ठीक है, पूछ रहा है कि उसके सरफेस के कितने नीचे जाए, अगर उसके सरफेस के कितने नीचे जाए, जहाँ पे जाने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के, जो एक्चुअल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है, उस वैल्यू के 1% हो जाएगा, विल बिकम 1%, यानी इट विल बी 1/100, यानी 1% ऑफ जी। 1% मतलब 1/100, 1% ऑफ जी, तो वो निकालना है। अब ऑलरेडी हमें पता है जी का वैल्यू, सो जी डी इक्वल्स टू 1% ऑफ जी, यानी जी डी इक्वल्स टू g/100, तो g/100। अब ये रिलेशन ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, जहाँ पे नोट्स में दिया था जी डी इक्वल्स टू x/r, तो यहाँ पे x की जगह d यूज़ करें, तो जी डी इक्वल्स टू g(x/r), यहाँ पे जी डी की जगह g/100, जी कैंसिल। अब इसको जस्ट सॉल्व करो, रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है, तुम्हें d मिल जाएगा, यानी अर्थ के नीचे अगर इतने किलोमीटर नीचे चले जाए, x अगर इतना हो जाए 6336 किलोमीटर, तो वहाँ पे g का वैल्यू विल बिकम 1% ऑफ g। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस, हाइट पूछा है सरफेस के ऊपर, द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज इन ए माइन 80 किलोमीटर डीप। इन ए माइन 80 किलोमीटर डीप मतलब, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को,
अगर ये अर्थ है, पूछ रहा है अर्थ के सरफेस पे मान लो एक माइन बनाया हमने, माइन यानी केव, मैंने अर्थ को गड्ढा किया यहाँ पे, कितना गड्ढा किया, 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं हम अर्थ के। अगर 80 किलोमीटर नीचे आ जाओगे अर्थ के, तो यहाँ पे जो तुम्हें जी का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे जो भी जी का वैल्यू मिलेगा, पूछ रहा है अर्थ के सरफेस के ऊपर कितना हाइट जाने पे, वट एवर हाइट जाने पे हमें जो यहाँ पे जी का वैल्यू मिलेगा वो इस वैल्यू के इक्वल होगा। और अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू कितना होगा, अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू इज नॉर्मल जी। पूछ रहा है कितने हाइट जाने पे जी डैश का वैल्यू विल बिकम इक्वल टू दिस जी डी, जहाँ पे हम 80 किलोमीटर नीचे गए थे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको अगर हम जी एच मान लें, ग्रीन वाले को अगर मैं जी डैश की जगह जी एच मान लूँ, तो यहाँ से मैच हो जाएगा ये। इसको जी एच करेंगे, जी एच। तो यहाँ पे देखो हमें चाहिए कि जी एच मस्ट बी इक्वल्स टू जी डी। अब क्योंकि 80 किलोमीटर है और अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली ये कंपेरेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे हाइट का छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला जी एच इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला ये था जी डैश बाई जी इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस एच बाई आर। यहाँ पे सिर्फ जी डैश क्या लिख सकते हैं, जी डैश इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस एच बाई आर इंटू जी। तो हमने वो यूज़ किया है, ठीक है, 1 माइनस ट्वाइस एच बाई आर इंटू जी। तो ये वाला यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू जी डी का वैल्यू। तो जी डी मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, वरना तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। जी एच इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं जी एच इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस एच बाई आर, क्योंकि हाइट 80 किलोमीटर और 6400 किलोमीटर इज नॉट कंपेरेबल। मतलब नीचे 80 किलोमीटर में मिल रहा है तो ऊपर भी 80 या 90 के आसपास ही कुछ होगा ना, मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। इट कैनॉट बी 1000 किलोमीटर ऊपर जो वैल्यू मिल रहा है, 80 किलोमीटर नीचे उतना ही मिल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो 80 किलोमीटर और 6400 किलोमीटर में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसलिए हम छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये हो गया जी एच का फॉर्मूला। एंड फॉर जी डी वी नो द फॉर्मूला जी डी इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस जितना नीचे गए, मान लो नीचे डी गए हैं तो डी बाई आर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस जी एच मस्ट बी इक्वल टू दिस जी डी, तो दिस विल बी, यहाँ पे जी होगा एक, सॉरी यहाँ पे एक जी आएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इक्वल्स टू जी डी इक्वल्स टू जी एच, तो दिस वाला पार्ट विल बी इक्वल्स टू दिस वाला पार्ट, तो दिस वाला पार्ट विल बी इक्वल्स टू दिस वाला पार्ट। यहाँ से जी जी कैंसिल, एज हमें नहीं पता, आर क्वेश्चन में गिवन है 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ, वो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा बट स्टिल गिवन है। एंड डी गिवन है 80 किलोमीटर, बट सॉल्व करो, आर आर ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। रेस्ट देखो और क्या कैंसिल होगा, जी जी कैंसिल होने के बाद 1 1 कैन गेट कैंसिल, फिर माइनस माइनस कैंसिल, तो रहेगा 2h बाई आर, 2h बाई आर, डी बाई आर, डी बाई आर, आर आर कैंसिल, डी 80 किलोमीटर है तो एच इक्वल्स टू 40 किलोमीटर। यानी अर्थ के ऊपर अगर हम 40 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ पे जो जी का वैल्यू होगा और 80 किलोमीटर नीचे जो जी का वैल्यू होगा दोनों सेम होगा। यानी अर्थ के सरफेस के 80 किलोमीटर नीचे जी का वैल्यू और अर्थ के सरफेस के 40 किलोमीटर ऊपर जी का वैल्यू इज सेम। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है बिकॉज यहाँ पे ड्रॉ द ग्राफ दिया हुआ है। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस आर का, यानी हाइट का और एक डेप्थ का, दो का। तो हाइट का रिलेशन हमें ये ऑलरेडी पता है, जी एच बाई जी इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू आर प्लस एच होल थिंग स्क्वायर। यहाँ पे आर प्लस एच को आर मान लेते हैं तो आर प्लस एच की जगह आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जी आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ से अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि आर के साथ जी का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। सेकेंड वाले फॉर्मूला में हम डेप्थ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डेप्थ का फॉर्मूला कैसा था, जी डी इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाई आर इंटू जी। अब यहाँ पे सिमिलरली रिलेशन निकालेंगे, देखो जी डी इक्वल्स टू जी माइनस जी डी बाई आर, जी माइनस जी डी बाई आर। तो अगर यहाँ पे थोड़ा कॉमन ले ले, या फिर एक काम करो ऐसा ले लो, इसको ऐसा ले लो तो ईजी होगा। जी डी इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो इट विल बी आर माइनस डी बाई आर इंटू जी। यहाँ से आर माइनस डी वाले पार्ट को आर मान लो, तो आर जी बाई आर इक्वल्स टू जी डी। यानी जी और आर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है,
रेडियस के साथ कुछ नहीं है, रेडियस का तो कांस्टेंट है तुम्हारा r माइनस डी, दिस इज चेंजिंग ना, d था कितना नीचे आया हो तो r माइनस डी वाला पार्ट चेंज हो रहा है, तो इसको r मान के चल रहे हैं, तो g और r के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो ग्राफ विल बी, जो पहले वाले पार्ट के लिए ध्यान से देखो, इनसाइड द अर्थ के लिए ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इनसाइड द अर्थ के लिए दिस इज इनसाइड द अर्थ, उसके लिए ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और इस वाले पार्ट के लिए ग्राफ इज ए कर्व दैट इज गोइंग डाउन बिकॉज इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन में हमेशा ग्राफ ऐसे बनता है बिकॉज स्क्वायर है, तो इट विल बी लाइक दिस। बस ये हो गया क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना, वर्क डन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय मास। मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, जिसका बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और तुम्हें इसका पोटेंशियल मेजर करना है, तो इसका वर्क डन विल बी इसका पोटेंशियल बाय इसका मास, नॉट द मास ऑफ द अर्थ, छोटा वाला मास, बॉडी का मास। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। वन फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, फोर्स गिवन है, मास गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है। फॉर्मूला यहाँ पे है E इक्वल्स टू एफ बाई एम, याद रखना ये नया फॉर्मूला है, E इक्वल्स टू एफ बाई एम, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। E इक्वल्स टू एफ बाई एम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल्स हैं जिनका हर किसी का मास m है, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर जिसका साइड l है, ऑल्सो ऑब्टेन पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, पोटेंशियल सेंटर पर भी निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर लिया है जिसका हर साइड l है, तो एवरी साइड इज l, l l l l, 4 मास 4 वर्टिसेस में बैठ गए। अब मासों के बीच का डिस्टेंस देखो ए बी, ये जो डायगोनल है ना, दिस डायगोनल, इस डायगोनल को अगर निकालना है तो मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल चूज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये साइड एल है, ये साइड एल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, दिस इज मतलब ए सी साइड इज इक्वल्स टू रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी रूट ओवर रूट टू एल। तो अगर ए सी रूट टू एल है तो बी डी भी रूट टू एल होगा बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर, तो ए सी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू रूट टू एल। तो फिर इनका आधा का वैल्यू क्या होगा, अगर मुझे ये 50% का वैल्यू चाहिए, सिर्फ यहाँ तक का वैल्यू, तो यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, पूरे वैल्यू का हाफ, यानी पूरा वैल्यू आया था रूट टू एल, तो ब्लू पार्ट विल बी रूट टू एल बाई टू, तो रूट टू एल बाई टू यानी एल बाई रूट टू। रूट टू एल बाई टू को हम लिख सकते हैं, रूट टू एल टू को लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू कैंसिल, तो एल बाई रूट टू। तो हमें यहाँ से ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी इन तीनों का वैल्यू मिल गया और वही हमें मेनली चाहिए था। अब आगे जाओ, यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है, तो हमने डायग्राम से सारे वैल्यूज़ निकाल लिए जो जो वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड थे। अब आगे देखेंगे, अब आगे जाओ नीचे। अब हमें चाहिए क्या था, क्वेश्चन निकालने क्या बोला था कि द व्हाट ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड पोटेंशियल एट द सेंटर। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देखो क्या होगा, पूरे सिस्टम का चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखना, पूरे होल सिस्टम का, होल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे बिटवीन बी एंड ए, तो बी और ए के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा एक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, इसको बोलेंगे ए एंड बी। फिर और किस किस के बीच में हो सकता है, बिटवीन सी बी, देखो ए और बी के बीच में हो सकता है एक पोटेंशियल एनर्जी, फिर बी और सी के बीच में एक हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी, तो ए बी हो गया, बी सी हो गया। फिर सी और डी के बीच में हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी, तो सी डी भी हो गया।
फिर ए और डी के बीच में हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी, तो ए डी भी हो गया। अब बाकियों के कॉम्बिनेशन चेक करो। अब ध्यान से देखो, पहले ए का निकालेंगे। ए कितने लोगों से फोर्स खा सकता है, यानी कितने लोगों का फोर्स ए पे आके लग सकता है। ए पे लग सकता है बी का फोर्स, ए पे लग सकता है सी का फोर्स, ए पे लग सकता है डी का फोर्स। यानी ए पे हमारे पास 3 इक्वेशन बनेंगे। ए एक बनाएगा बी के साथ, एक बनाएगा सी के साथ, एक बनाएगा डी के साथ। ये बन गया ए का 3 इक्वेशन। तो ए बी हो गया, ए सी हो गया और ए डी हो गया। अब ए डी और डी ए आर द सेम थिंग, तो ए डी ले लिया तो डी ए लेने का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो ये 3 आ गए। अब ए का खत्म, अब बी पे आओ। ये हो गया ए का 3 फोर्सेस। अब बी पे आओ। अब बी 3 बना सकता है, बी एक ए के साथ बना सकता है, बट बी ए और ए बी एक ही चीज़ है, तो ये ऑलरेडी डन। बी डी के साथ बना सकते हैं, वो अभी भी नहीं हुआ है, तो बी के लिए हमें एक मिलेगा बी डी के साथ। प्लस बी सी के साथ बना सकते हैं, वो भी अभी भी नहीं मिला, तो वो बना लेते हैं बी सी के साथ। अब बी का भी खत्म, ए खत्म बी खत्म। अब सी पे आओ। सी 3 फोर्स एक बी के साथ बना सकता है, बट वो ऑलरेडी हो चुका है। बी सी और सी बी आर द सेम थिंग, तो इन दोनों के बीच का हो गया। सी ए के साथ बना सकता है, बट ये भी हो चुका है। सी डी के साथ बना सकता है, वो नहीं हुआ है, तो सी ने बनाया डी के साथ। अब डी पे आओ। डी एक ए के साथ बना सकता है, ऑलरेडी हो गया है। डी बी के साथ बना सकता है, ऑलरेडी हो गया है। डी सी के साथ बना सकता है, ऑलरेडी हो गया है, मतलब खत्म। तो फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा पूरे सिस्टम का, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। यहाँ पे देखो ए बी और बी ए मिल गया, ए सी मिल गया, ए डी मिल गया। ए डी और डी ए एक चीज़ ही है, सेम थिंग, ठीक है। ए और बी का फोर्स और बी और ए का फोर्स, इट इज़ द सेम थिंग। तो उसके बाद बी डी मिल गया, बी सी मिल गया, सी डी मिल गया। देखो सब कुछ मिल गया। इस टेक्निक से करोगे तो ईजी रहेगा। अब उसके बाद इन सारे फोर्सेस का एडिशन करना है। तो देखो दोनों सबके बीच का डिस्टेंस पता है तुम्हें, तो यहाँ से एक बार चेक कर लो। ए बी का डिस्टेंस होगा एल, सिमिलरली बी सी का डिस्टेंस होगा एल, यानी ए बी का डिस्टेंस एल है। सारे वाले को एक साथ मार्क कर रहा हूँ मैं। ए बी का डिस्टेंस एल, बी सी के बीच का डिस्टेंस एल, सी डी के बीच का डिस्टेंस एल, डी ए के बीच का डिस्टेंस एल, यानी इन सारों का वैल्यू सेम आएगा, बिकॉज मास भी सेम है और बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो इन चारों का वैल्यू सेम आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ए सी के बीच का डिस्टेंस √12 पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग। ए सी के बीच का डिस्टेंस √12, बी डी के बीच का डिस्टेंस √12, यानी इन दोनों का सेम आएगा। तो इन दोनों का एक ग्रुप बनेगा, बाकी चारों का एक ग्रुप बनेगा। तो वो यहाँ पे देखो बन चुका है। इन चारों को मिला के एक वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग। इन चारों रेड वालों को मिला के आई कैन राइट, सब रेड को मिला के हम लिख सकते हैं, क्योंकि सबका वैल्यू सेम है, तो 4 ऑफ यू ए बी लिख सकते हैं। प्लस ब्लू वाले को कंबाइन करके लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ म्यू ए सी बाई यू ए सी, यू म्यू नहीं यू। इन दोनों का वैल्यू सेम होगा, बिकॉज डिस्टेंस भी सेम है, मास भी सेम है, तो ये दोनों को एक ग्रुप, और रेड वालों का, रेड अंडरलाइन वालों का वैल्यू सेम होगा, बिकॉज उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो उनका एक ग्रुप। तो वो यहाँ पे लिख लिया हमने। देखो ए सी लिखना और बी डी लिखना इज द सेम थिंग, तो मैं यहाँ पे बी डी लिख लेता हूँ, कॉमन मिलाने में ईजी होगा। ब्लू में ए सी लिखो, बी डी लिखो, वैल्यू सेम है, कुछ भी लिखो सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैंने यही वैल्यू लिखा है, 4AB + 2BD। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज डाल दो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Gmm/r, नॉट r², बाई r। तो G दोनों सबका मास m है, दोनों के बीच AB वाले का बीच का डिस्टेंस L। देखो AV BC CD DA इनके बीच का डिस्टेंस L है, तो इनके लिए हमने वैल्यू यहाँ पे L डाला हुआ है, और बाकी लोगों के लिए इनके लिए बीच का डिस्टेंस है √12, तो इनके लिए √12 डाला है। अब इसको सॉल्व करो, यू गेट योर आंसर, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब निकालना था बीच में पोटेंशियल, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ। अगर बीच में पोटेंशियल निकालना है तो सारे पोटेंशियल का एडिशन होगा। देखो बीच में पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए, अब पोटेंशियल, व्हाट इज द डिफरेंस, पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है इस पॉइंट, तो निकालो। पोटेंशियल यहाँ पे आएगा एक बार ए के लिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो समझने में ईजी होगा। एक बार ए के लिए आएगा, एक बार बी के लिए आएगा, एक बार डी के लिए आएगा, एक बार सी के लिए आएगा,
यानी आई विल गेट 4 पोटेंशियल्स, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, और इन सब का फॉर्मूला सेम होगा बिकॉज मास इज सेम और यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सेम है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, देख माइनस, अरे कहाँ पे गया, यहाँ पे देखो, ये था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और पोटेंशियल का फॉर्मूला है GM, मास ऑफ द बॉडी बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हर केस में मास सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो ये वैल्यू भी सबका सेम होगा, यानी VA VB VC VD विल बी इक्वल। तो वही हमने किया है यहाँ पे, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD इक्वल्स टू 4 ऑफ VA, सबका वैल्यू सेम है तो इसको 4 VA कर दो। VA मतलब माइनस GM बाई डिस्टेंस OA, देखो कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, O से लेके A तक, O से लेके A तक का डिस्टेंस OA। यहाँ पर सॉल्व किया, आ गया मेरा टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये हो गया एनर्जी का इक्वेशन और ये हो गया पोटेंशियल का। ध्यान रखना एनर्जी के लिए ये वाला टेक्निक यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, a black hole is a body of whose surface nothing can even escape. What is the condition for uniform spherical body of mass m to be a black hole? एक बॉडी जिसका मास m है वो ब्लैक होल कैसे बन सकता है, वो कैसे ब्लैक होल बनेगा, ठीक है। और ब्लैक होल से कुछ एस्केप नहीं कर सकता, ठीक है, नथिंग कैन एस्केप। व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ सच ए होल, उसका रेडियस क्या होगा। और इफ इट्स मास इज 9 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, इसका मास है अर्थ के मास का 9 गुना, 9 टाइम्स। ब्लैक होल का मास इज इक्वल्स टू अर्थ के मास का 9 टाइम्स। अब एस्केप वेलोसिटी निकालना है और उसके बाद रेडियस पूछा, मेनली हमें रेडियस पूछा है। अब रेडियस पे आओ, अगर ब्लैक होल से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, नथिंग कैन एस्केप, तो उसका वैल्यू या फिर क्या बोलते हैं उसको, अच्छा उतना कुछ चाहिए, अच्छा ठीक है। देखो एक लॉजिक देखो, ठीक है, मान लो मेरे पास एक ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल को ब्लैक ही बना लेते, ब्लैक तो दिखेगा नहीं तुम लोगों को, ब्लैक होल को येलो बना लेते हैं। ये मेरा ब्लैक होल है मान लो, इससे कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता। अगर कुछ भी एस्केप नहीं कर पा रहा है, नॉट इवन लाइट, इसका मतलब क्या है, मेरा एस्केप वेलोसिटी, ब्लैक होल का एस्केप वेलोसिटी शुड बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इतना एस्केप वेलोसिटी है तो लाइट तो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा ना, इस वेलोसिटी को लाइट कैन नॉट ओवर क्रॉस। 3.10⁸ को लाइट कैसे क्रॉस करेगा। अगर इसको क्रॉस नहीं कर सकता तो लाइट भी यहाँ से एस्केप नहीं कर पा रहा है, और अगर लाइट भी एस्केप नहीं कर पा रहा तो यहाँ से कोई भी एस्केप नहीं कर पाएगा, बिकॉज लाइट से स्पीड में तो और क्या ही जा सकता है। तो तुम्हारे ब्लैक होल से कोई भी एस्केप नहीं कर पाएगा अगर ब्लैक होल का एस्केप वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे मान के चलना कि अगर ब्लैक होल से कुछ भी एस्केप नहीं हो रहा है तो ब्लैक होल का एस्केप वेलोसिटी कितना होगा, ब्लैक होल का एस्केप वेलोसिटी विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसके आगे जाओ, यहाँ तक आ गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब हमें ऑलरेडी पता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है v = √GM/r। हमें ब्लैक होल का रेडियस पूछा था, तो ब्लैक होल का वेलोसिटी कितना होगा, एस्केप वेलोसिटी 3 × 10⁸, रूट वहाँ पे जाएगा तो स्क्वायर इक्वल्स टू g। अब ब्लैक होल का मास नहीं पता, बट इतना गिवन है कि ब्लैक होल का मास अर्थ के मास का 9 टाइम्स है। ब्लैक होल का मास नहीं गिवन है, बट ब्लैक होल का मास इज अर्थ के मास का 9 टाइम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाय ब्लैक होल का रेडियस। यहाँ से साइड चेंज करो, यू विल गेट द रेडियस ऑफ द ब्लैक होल, जो नियरली 8 सेंटीमीटर होगा। सोच के देखो, ब्लैक होल का रेडियस सिर्फ 8 सेंटीमीटर, सिर्फ और सिर्फ 8 सेंटीमीटर। इट इज़ वेरी स्मॉल, बट इतना छोटा चीज़ में ग्रेविटी इतना ज़्यादा है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पा रहा है। तो मास उसका 8 से 9 टाइम्स है, बट रेडियस उसका पिंग पोंग बॉल जितना, क्रिकेट बॉल जितना है या फुटबॉल जितना है। ज़रा सोच के देखो, वजन उसका अर्थ के मास का 9 टाइम्स है, अर्थ से भी 9 अर्थ मिला के एक ब्लैक होल का वजन है, बट उसका रेडियस सिर्फ एक फुटबॉल जितना है। ज़रा सोच के देखो ये कितना एब्सर्ड चीज़ है। रेडियस फुटबॉल जितना
और मास अर्थ से 9 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन करेंगे 40। शो दैट मून वुड डिपार्ट फ्रॉम एवर इफ इट्स स्पीड वर इंक्रीज बाई 42%। मून हमेशा के लिए चला जाएगा अगर उसका स्पीड को 42% बढ़ा दे तो चेक करते हैं। ये आ गया अर्थ, ये तो अर्थ का तो हाल ख़राब हो गया है। ये आ गया अर्थ और यहाँ पे आ गया मून। अब ये घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ। अब मून को अर्थ खींच रहा है अपनी तरफ विद ग्रेविटेशनल फोर्स और मून पे बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल बिकॉज मून रोटेशन कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि Fg मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मून का वेलोसिटी हम v0 मान के चले और अर्थ का मास कैपिटल M, मून का मास छोटा m और दोनों के बीच का डिस्टेंस r, तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, G(m)/r², और मून में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, mv²/r। यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। दूसरा हम कह सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इक्वल्स टू √Gm/r। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल्स टू Gm/r, ऑर्बिटल वेलोसिटी Gm/r। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर Gm/r है तो हम उसको यहाँ से देख Gm कैन बी सेड टू बी gr²। अच्छा, ये कहाँ से आया, तो कंफ्यूजन रहेगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल्स टू Gm/r दिखा रहा हूँ। दो चीज़ें ध्यान दो, एक तो हमें ऑलरेडी पता है कि g का इक्वेशन इज Gm/r²। यहाँ से हम कह सकते हैं Gm इक्वल टू gr²। अब मून की स्टोरी में, मून का वेलोसिटी है v0, तो मून इज़ ए सैटेलाइट फॉर अर्थ। ये तो बेसिकली अर्थ का सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग Gm बाई दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r। अब Gm को हम लिख सकते हैं gr² के इक्वल, यहाँ से। तो अगर ये r कैंसिल तो √gr, यानी वेलोसिटी ऑफ मून कैन बी कॉल्ड √gr। अब हमें पता है ऑलरेडी कि अर्थ का तो हमें ऑलरेडी पता है कि एस्केप, अगर अर्थ से मून को हमेशा के लिए दूर जाना है, ठीक है, मून को अर्थ से हमेशा के लिए दूर जाना है, तो उसको वेलोसिटी चाहिए एस्केप वेलोसिटी का, जिसका इक्वेशन है √2gr। एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन Gm/r भी हो सकता है, 2Gm/r भी हो सकता है। यहाँ पे हम 2 को Gm को gr² लिख सकते हैं, अभी अभी दिखाया है। r कैंसिल, बचेगा 2gr, r² और r कैंसिल तो 2gr। इसकी वेलोसिटी 2gr भी हो सकता है। तो अगर मून को अर्थ को छोड़ के हमेशा के लिए जाना है तो मून को कितना वेलोसिटी चाहिए होगा, दिस वेलोसिटी शुड बी 2gr। तो कितने चेंज हो रहा है, अभी करेंटली मून का वेलोसिटी कितना है, अभी करेंटली मून का वेलोसिटी √gr, इस कंडीशन में जहाँ पे ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस करके चल रहे हैं, यानी मून अर्थ को छोड़ के नहीं जा रहा है। करंट कंडीशन में मून का वेलोसिटी है √gr। अगर मून को अर्थ को छोड़ के जाना है तो उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √2gr, बिकॉज वो है एस्केप वेलोसिटी। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना क्या है। तो देखो, परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो चेंज बाय ओरिजिनल, तो √2gr - gr बाई gr इंटू 100। इसको सॉल्व करने में हमें मिल रहा है 41.4% यानी 42%। इसका मतलब अगर हमने मून का वेलोसिटी को, इस वैल्यू को 42% बढ़ा दिया तो इट विल बिकम इक्वल टू √2gr। इस वैल्यू को 42% इंक्रीज करोगे तो ये √2gr बनेगा, और √2gr इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, यानी तब मून अर्थ को छोड़ के हमेशा के लिए चल जाएगा। तब ये जो बैलेंस हो रहा है ना, ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस हो रहा है, ये बैलेंस नहीं हो पाएगा और मून यहाँ से टाटा बाय बाय करके निकल जाएगा हमेशा के लिए। तो ये था क्वेश्चन, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ हुआ क्या है यहाँ पे। पहले कह रहे हैं कि अर्थ है, मून को अर्थ खींच रहा है ग्रेविटी से, और क्योंकि मून रोटेट कर रहा है तो बाहर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल। इनिशियली हम कह रहे हैं कि दिस टू आर इक्वल टू ईच अदर।
इनिशियली हम वही कह रहे हैं कि दीज टू आर इक्वल टू ईच अदर, तो एफ ऑफ ग्रेविटी इक्वल्स टू मून का सेंट्रीफ्यूगल। वहाँ से हमें मून का वेलोसिटी मिल गया √2 g r, ठीक है। यहाँ से हमें मून का वेलोसिटी मिल गया √2 g r फ्रॉम दिस फार्मूला। ये तो ऐसे लिख लिया है, ज़रूरत नहीं है उसका। बट अभी करंट कंडीशन जहाँ पे ये बैलेंस कंडीशन है वहाँ पे मून का वेलोसिटी है √2 g r। बट अगर मून को अर्थ को छोड़ के जाना है तो मून का वेलोसिटी होना चाहिए √2 g r, सिर्फ जी आर नहीं √2 g r, बिकॉज वो एस्केप वेलोसिटी है। कैसे पता? फ्रॉम दिस फार्मूला। एस्केप वेलोसिटी हमें ऑलरेडी फार्मूला पता है, जी एम बाई आर, वहाँ से हमें मिला √2 g r। यानी अर्थ को छोड़ के जाने के लिए तुम्हारा एस्केप वेलोसिटी ये होना चाहिए। तो मून का करेंटली ये है, अगर उसको छोड़ के जाना है तो ये होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में चेंज निकाल लो, तो वही निकाल रहे हैं, दिस माइनस दिस बाय ओरिजिनल। तो परसेंटेज निकल गया बिकॉज क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा है। याद रखना परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत बार कह चुका हूँ, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100। तो चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100 आ गया यहाँ पे 42%। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी फॉर ए atmospheric particle 1600 km above the earth surface given that radius of the earth is this, acceleration due to gravity is this। उसका escape velocity निकालना है, यानी ve। अब ve का फॉर्मूला अभी हमें मिल चुका है 2gr, जहाँ पे r है डिस्टेंस। तो देखो पार्टिकल, ये हो गया अर्थ, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल यहाँ पे है एट ए डिस्टेंस 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने अर्थ के रेडियस तो है ही 6400 किलोमीटर, उसके ऊपर और 1600 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 1600 किलोमीटर, रेडियस तो 6400 किलोमीटर है ही। तो वो टोटल सेंटर से कितना दूर है? 1600 प्लस 6400, यानी कह सकते हैं r प्लस एच या h प्लस r। कितना दूर है टोटल सेंटर ऑफ अर्थ से? रेडियस प्लस हाइट, तो r प्लस एच। तो डिस्टेंस हो गया r प्लस एच, तो ये डिस्टेंस लिखेंगे हम लोग r प्लस एच 2gr। अब g का वैल्यू चेंज हो जाएगा बिकॉज हम अर्थ के सरफेस पे नहीं है, हम बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ पे g का वैल्यू डिफरेंट होगा बिकॉज हम 1600 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और हमें पता है g का वैल्यू हाइट के साथ साथ चेंज होता है। तो नया g का वैल्यू मान लो gh। अब सबसे पहले gh निकालेंगे फिर फर्दर। अब gh निकालते हैं पहले। देख gh का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें पता है gh का फॉर्मूला अभी तक कर चुके हैं हम, स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज बिठा दो gh, g का वैल्यू तो पता है हम लोगों को, तो g को g रख दो। रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर भाई r प्लस एच मतलब 1600 प्लस 6400 होल थिंग स्क्वायर, और r की जगह लिख सकते हैं हम 64, r की जगह लिख सकते हैं 6400 का स्क्वायर। यहाँ से g उधर भेज दो तो g यहाँ से चला जाएगा उस साइड में, तो g आ गया यहाँ पे मान लो 10। यहाँ से हमें मिल गया नया gh का वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें नया gh मिल जाएगा। नया gh निकाला है इन लोगों ने? नहीं निकाला। तुम लोग यहाँ पे नया gh निकाल के भी बिठा सकते हो या फिर इस वाले टेक्निक में जा सकते हो कि जस्ट इक्वेशन करके कर सकते हो। इक्वेशन करने से कैंसिल होगा तो वो बेटर होगा तुम लोगों के लिए। एक बात ध्यान दो, इक्वेशन करने से थोड़ा चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। देखो g वहाँ पे ले जाओ तो r स्क्वायर g इंटू r प्लस एच होल थिंग स्क्वायर। अब सारे वैल्यूज ना वहाँ पे बिठा दो इक्वेशन पे। हमें ऑलरेडी पता है एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू 2gr। अब करंट कंडीशन में अर्थ यहाँ पे है, उसका रेडियस है r, हम रेडियस से और h हाइट ऊपर उठ चुके हैं, तो हमारा डिस्टेंस r की जगह होगा r प्लस एच। और क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ के सरफेस से डिफरेंट है, तो वहाँ पे हम g का वैल्यू पुट करेंगे gh। अब वैल्यू बिठाओ 2, gh की जगह लिख सकते हैं r स्क्वायर g बाई r प्लस एच होल थिंग स्क्वायर इंटू r प्लस एच। अब यहाँ से स्क्वायर और ये कैंसिल, तो इक्वेशन बनेगा 2r स्क्वायर g बाई r प्लस एच। अब इनके सारे वैल्यूज पता है, g पता है, r पता है, 2 पता है, r प्लस एच पता है, सारे वैल्यूज यहाँ पे बिठा दो।
आर प्लस एच कितना आ रहा है, आर प्लस एच 6400 प्लस 16 इतना आ रहा है मीटर पे। बेसिकली 6400 प्लस 1600 इक्वल्स टू 8000 किलोमीटर। 8000 किलोमीटर को मीटर में लेके जाओगे तो 8 इंटू 10⁶ मीटर। 8000 किलोमीटर इंटू मीटर यानी और 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 8 इंटू 10⁶ मीटर। बन गया आर प्लस एच, तो वैल्यू यहाँ पे बिठा दो, आर प्लस एच की जगह आर प्लस एच, आर की जगह आर, जी की जगह जी, 2 आ गया तुम्हारा एस्केप वेलोसिटी, यानी उस पार्टिकल का एस्केप वेलोसिटी होगा 10.02 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ के ये वाला रिलेशन याद रखना, इसीलिए दिया है मैंने, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन, ये नोट्स में भी है बट यहाँ पे भी याद रखना। क्वेश्चन 46, artificial satellite is going around the earth close to its surface, what is the time taken by it to complete one round? यानी टाइम पीरियड निकालना है। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के बहुत क्लोज घूम रहा है, तो उसका टाइम पीरियड निकालना है। गिवन रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस, तो रेडियस ऑफ द अर्थ को मीटर में ले गए, जी का वैल्यू हमें पता है, यहाँ से निकाल लेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज √gr, नोट्स में देख लेना फॉर्मूला गिवन है, तो g इंटू आर, ये आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्योंकि अर्थ के बहुत क्लोज है, तो मान लो तुम अर्थ के बहुत क्लोज हो, तो यहाँ पे एक स्टोरी आता है, अगर अर्थ का वैल्यू, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है और तुम अर्थ के बहुत क्लोज हो, यानी मान लो यू आर ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर, अर्थ के ऊपर सिर्फ 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे तुम घूम रहे हो, तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना बन गया अभी ऑर्बिट का, 6410 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, बट 6410 किलोमीटर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 6400 किलोमीटर। तो जब हमें बोल के देगा ना कि सैटेलाइट इज़ वेरी क्लोज टू द सरफेस, तब हम उसका डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस रेडियस ही मान के चलेंगे। ये +10 किलोमीटर करना ना करना एक ही बात है, बिकॉज वेरी क्लोज यानी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर यानी तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर से जा रहे हो, बहुत ऊंचा है वो, माउंट एवरेस्ट ही 8 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर मतलब बहुत ऊंचा, तो 10 किलोमीटर 6400 में ऐड करना कोई वैल्यू नहीं बनता उसका, इसीलिए वहाँ पे रेडियस लेके ही चलेंगे हम लोग, डिस्टेंस को रेडियस मान के चलेंगे, यानी सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द सरफेस मतलब ऑन द सरफेस। मैथ्स के लिए वेरी क्लोज टू द सरफेस मतलब ऑन द सरफेस। तो यहाँ से जी आर के वैल्यू में सारे वैल्यूज बिठा के हमें वो मिल गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, अगर तुम ऑन द सरफेस ही हो, अगर तुम घुमा फिरा के ऑन द सरफेस ही हो, तो तुम घूम के अर्थ का रेडियस, सरकमफरेंस ही कवर करोगे, और अर्थ का रेडियस है आर, अर्थ का रेडियस मान लो आर है, तो सरकमफरेंस का वैल्यू कितना होगा 2πr, तो तुमने कवर किया कितना डिस्टेंस 2πr विद वेलोसिटी v0, तो टाइम पीरियड क्या होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो 222/7 6 रेडियस का वैल्यू, नीचे वेलोसिटी का वैल्यू, तो यू गेट द टाइम सेकंड में, उसको बाद में आवर में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में मास नहीं गिवन है, तो नोट्स में चेक करना, मास नहीं होने से हम कुछ नया फॉर्मूला भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक सैटेलाइट ऑर्बिट्स क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, क्लोज टू द सर्फेस ऑफ ए प्लेनेट, यानी सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होगा यानी r+x या r+h जो भी होगा उसको हम रेडियस के इक्वल मानेंगे। तो हमें g का वैल्यू पता है, यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, g गिवन है, तो सिंस इट इज़ वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो हम h को 0 मान के चलेंगे, जो मैंने अभी कहा है। नोट्स में चेक करना, जब भी ये इक्वेशन आता है तो हम अर्थ का रेडियस, उसके ऊपर हम h हाइट पे सैटेलाइट मानते हैं, बट अगर ये सैटेलाइट अर्थ के एकदम क्लोज है तो h ऑलमोस्ट 0 है, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया सिर्फ r, तो हम h को 0 मान के अगर सैटेलाइट का इक्वेशन यूज़ करोगे तो वो ऐसे दिखेगा
3π/0। चेक करना, ये नोट्स में दिया हुआ है। टाइम पीरियड में नीचे है ये प्रूफ, टाइम पीरियड के प्रूफ के नीचे वाले पार्ट में जहाँ पे हमने डेंसिटी बिठाया उस वाले पार्ट में ये है। तो 3 × 3.14 दिस जी का वैल्यू हमें पता है, रो का वैल्यू गिवन है, तो आ गया तुम्हारा टाइम पीरियड। तो दोनों देने का रीज़न ये है कि अगर मास दिया हो तो कैसे करना है, अगर मास नहीं दिया हो तो कैसे करना है। दिया हो तो इस वाले फॉर्मूला में, नहीं दिया हो तो इस वाले फॉर्मूला में। In a two-stage launch satellite, the first stage brings the satellite to a height of 150 किलोमीटर। तो एक टू स्टेज लॉन्च सैटेलाइट है, पहला स्टेज इसको लेके जा रहा है अप टू 150 किलोमीटर, एंड द सेकंड स्टेज गिव्स इट द नेसेसरी क्रिटिकल स्पीड टू पुट इट इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। एंड सेकंड स्टेज इसको अर्थ के सराउंडिंग में एक सर्कुलर ऑर्बिट पे डाल रहे हैं। तो एक सैटेलाइट को लेके जा रहे हैं हम लोग टू स्टेज रॉकेट में। तो ये हो गया मान लो स्टेज 1 ऑफ द रॉकेट, और ये हो गया स्टेज 2 ऑफ द रॉकेट। स्टेज 1 सैटेलाइट को लेके जा रहा है यहाँ तक 150 किलोमीटर दूर, और स्टेज 1 और स्टेज 2 इसको यहाँ पे घुमा रहा है। इट इज़ हेल्पिंग टू पुट इट इन दिस ऑर्बिट। ईच स्टेज विच स्टेज रिक्वायर्स मोर एक्सपेंडिचर ऑफ फ्यूल। स्टेज 1 में फ्यूल ज़्यादा लगेगा कि स्टेज 2 में? फ्यूल डिपेंड करेगा वर्क डन पे। अगर स्टेज 1 ज़्यादा काम कर रहा है तो फ्यूल ज़्यादा होगा, अगर स्टेज 2 ज़्यादा काम कर रहा है तो फ्यूल ज़्यादा उस पर ज़्यादा होगा। देखो, अगर स्टेज 1 यानी येलो वाला पार्ट, इफ़ माई येलो पार्ट इज़ डूइंग मोर वर्क इट विल रिक्वायर मोर फ्यूल। अगर मेरा ग्रीन पार्ट इज़ डूइंग मोर वर्क तो मेरे ग्रीन पार्ट को ज़्यादा फ्यूल चाहिए होगा। एज सिंपल एज दैट। तो हमें दोनों का वर्क डन निकालना है। पहले निकालते हैं मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ और जी का वैल्यू। वर्क डन ऑन द सैटेलाइट इन फर्स्ट स्टेज। पहला स्टेज क्या कर रहा है? पहला स्टेज सैटेलाइट को 150 किलोमीटर ऊपर लेके जा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट ऑफ 150 किलोमीटर क्या होगा? अब इसमें एक यहाँ पे देखो हल्का सा एक प्रॉब्लम है, दिखा रहा हूँ मैं सॉल्यूशन। जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं हम तो प्रॉब्लम समझो पहले। ये हो गया अर्थ, ये हो गया अर्थ का रेडियस। तुम अर्थ के रेडियस से और एज ऊपर चले गए, यहाँ पे है तुम्हारा सैटेलाइट। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इस पार्ट का निकालना है, येलो वाले पार्ट का, बिकॉज जो सैटेलाइट है वो लॉन्च अर्थ के सरफेस से हुआ है, तो अंदर जाने का तो वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे, तो अगर डायरेक्ट फार्मूला यू अप्लाई इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर ऑफ द अर्थ से। बट मुझे तो पूरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ येलो वाला चाहिए। तो हम एक बार निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट 150 किलोमीटर, और एक बार निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे एक बार निकालेंगे पोटेंशियल 150। तो सरफेस का कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट होगा? सरफेस यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं 150 से अर्थ का वाला माइनस कर दूँ तो आई विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी रिक्वायर्ड वाला सिर्फ येलो वाले पार्ट के लिए। येलो वाला पार्ट ही तो किया था ना स्टेज 1 ने। स्टेज 1 ऑफ द रॉकेट, दिस पार्ट ऑफ द रॉकेट बस यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गया था, तो मुझे पूरा तो निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पे 150 का निकाला यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस के लिए, बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेंटर। तो 150 का पूरा निकाला, उससे अर्थ के रेडियस तक का, सरफेस तक का माइनस कर दो, तो तुम्हारा ये वाला पार्ट निकल जाएगा। पूरे वैल्यू में से इतना निकल जाएगा, तो सिर्फ ये रहेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट ऑफ 150 पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट ऑफ 150 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस, एक से एक को माइनस किया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है हमें, Gmm/r। r यहाँ पे डिस्टेंस है, तो Gmm 150 के लिए डिस्टेंस क्या है? फॉर 150 डिस्टेंस इज r प्लस h, तो डिस्टेंस इज r प्लस h। फॉर सरफेस डिस्टेंस क्या है? सरफेस के लिए डिस्टेंस है, सरफेस के लिए डिस्टेंस है सिर्फ r, सरफेस के लिए डिस्टेंस है सिर्फ r। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला खुद में माइनस है, बाहर एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लेके इक्वेशन ऐसा बना। अब इसमें वैल्यूज डाल देंगे। इसका सोल्यूशन नहीं दिया क्या मैंने?
अच्छा ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं बना के दे दूँगा, बस यहाँ पे वैल्यूज डालना है तो तुम्हें वर्क डन, पहले स्टेज का वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, दिस वन आई विल कवर। ये सब नहीं चाहिए, ये सब तुम लोग देख सकते हो, बट ये क्लास में करवा के दूंगा मैं ऑफलाइन, प्रूफ वगैरह नहीं आता यूजुअली। ये वाला क्वेश्चन खुद से करना, ये बहुत इजी है। दिस एंड दिस, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है। देख लो क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। केपलर के पीरियड, इन केपलर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, द कांस्टेंट के का वैल्यू भी दिया हुआ है। एक्सप्रेस के इन डेज एंड किलोमीटर्स, के को डेज और किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। मून इज एट अ डायमीटर ऑफ दिस, मून का डायमीटर गिवन है। ऑब्टेन इट्स टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, उसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए। अब के का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻³ सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर क्यूब। अब हमें डे में लेके जाना है, उसको एक्सप्रेस करना है इन डेज एंड किलोमीटर्स, तो सेकेंड को डे में लेके जाना है। अब देखो, ये ऑलरेडी मैं एक बार कह चुका हूँ, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। 24 आवर्स में कितने मिनट में जाएंगे? 60 मिनट में जाएंगे 60 सेकेंड्स, यानी 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड क्या होगा? 1/24 इंटू 60 विल बी 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/24 इंटू 60 डे, और 1 मीटर इक्वल्स टू 1/this किलोमीटर। तो हम सेकेंड स्क्वायर पे इस वैल्यू को बिठा के स्क्वायर कर देंगे, इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे बिठा के स्क्वायर कर देंगे। ऊपर देख लो, k इक्वल टू 10⁻13 सेकेंड स्क्वायर बाई मीटर क्यूब। सेकेंड स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करेंगे? सेकेंड स्क्वायर की जगह अभी वाला वैल्यू लिखेंगे, होल थिंग स्क्वायर बाई मीटर क्यूब। मीटर क्यूब की जगह 1 मीटर इक्वल टू किलोमीटर का क्यूब। अब इसको सॉल्व करने पे ये आंसर आएगा। अब मून का रेडियस गिवन, मून का डायमीटर गिवन था, या डिस्टेंस, मून एज ए डिस्टेंस ऑफ दिस, सॉरी मून का डिस्टेंस गिवन था। तो देखो ये हो गया अर्थ, अर्थ से मून का डिस्टेंस गिवन है, तो ये बेसिकली रेडियस है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू केपलर टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। के का वैल्यू ऑलरेडी पता है, नया वाला वैल्यू डे के टर्म्स में, इंटू रेडियस ऑलरेडी किलोमीटर में ही है, रेडियस इज ऑलरेडी इन किलोमीटर, तो इसको बिठा सकते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन किलोमीटर, दिस इज ऑल्सो इन किलोमीटर, कोई इशू नहीं है। के भी किलोमीटर में, आर भी किलोमीटर में। सॉल्व करेंगे 27.3 डेज। 56 वाला भी खुद से करोगे, बहुत ईजी है। 58 इज ऑल्सो ईजी। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ईजी होते हैं। यहाँ पे वी का वैल्यू ध्यान रखना, वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल मतलब वी आर मूविंग इन ए सर्कल, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी नथिंग बट, सर्कल में घूमोगे तो डिस्टेंस कितना कवर करोगे? 2πr इन टाइम t, तो डिस्टेंस बाय टाइम विल बी वेलोसिटी। तो वहाँ से हमने टाइम बाय टाइम का रेशियो निकाला, यहाँ से वेलोसिटी का रेशियो करेंगे तो टाइम बाय टाइम, वो टाइम बाय टाइम का वैल्यू यहाँ पे बिठा दिया बस। डिस्टेंस ऑफ द टू प्लैनेट बने r1 r2 तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमें v1/v2 का रेशियो मिल गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। अच्छा देख लो ये वाला, तुम्हें बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। देख, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट फ्रॉम द सन आर दिस एंड दिस। तो दो प्लैनेट का डिस्टेंस, ये मान लो प्लैनेट 1 है और ये प्लैनेट 2 है, इन दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम द सन, एक का डिस्टेंस है r1 जो गिवन है 10⁻13, एक का डिस्टेंस है r2 जो गिवन है 10⁻12। अब ये भी घूम रहा है इसी ऑर्बिट पे, तो ये भी कवर कर रहा है अपना सरकमफरेंस। तो इसका सरकमफरेंस कितना हो गया? r1 रेडियस पे 2πr1, और ये इसको घूमने में टाइम लग रहा है t1, तो 2πr1/t1 इक्वल्स टू वेलोसिटी। ये घूम रहा है इस रेडियस पे, इसको पूरा डिस्टेंस कवर करने में, डिस्टेंस कवर हो गया इसका 2πr2 सरकमफरेंस, टाइम लगा इसको t2, तो 2πr2/t2 इक्वल्स टू v2।
अब ऑलरेडी हमें केपलर के फॉर्मूले से पता है T1/T2 इक्वल टू R1/R2 होल थिंग टू द पावर 3/2। तो R1 का वैल्यू गिवन है, R2 गिवन है, यहाँ से 3/2 बिठाओ, यू गेट द T1/T2। अब इन दोनों का रेशियो लिया यहाँ पे, T1/T2 तो ऑलरेडी पता है, वहाँ से बिठा दिया, और R1/R2 यहाँ से कर लो, R1/R2, बस R1/R2 खत्म। वैल्यू बिठाना है और कुछ नहीं, जस्ट वैल्यू बिठाना है। टू पाई कट जाएगा T2/T1 R1/R2, R1/R2 का वैल्यू पता है, T2/T1 का वैल्यू है 10/√2 बस। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो या फिर इनके जैसे कर सकते हो। आई विल सेट गो फॉर द डायरेक्ट वन, बिकॉज T2/T1 का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। V1/V2 V1 का आएगा 2 पाई R1/T1 इंटू V2 चेंज हो जाएगा 2 पाई R2, 2 पाई कैंसिल, R1/R2 इक्वल्स टू इंटू R1/R2 इंटू T2/T1। अब T1/T2 है 10/√2, तो T2/T1 कितना होगा, उल्टा हो जाएगा ना उसका। T1/T2 10/√2 है, तो T2/T1 होगा उल्टा इसका, और R1/R2 10 to the power 13/10 to the power 12, 10 to the power 13/10 to the power 12। 13/12 इक्वल्स टू 10/10√2, 10 कैंसिल, तो 1/√10, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट, यहाँ से थ्योरी क्वेश्चंस हैं, थ्योरी क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान देना, दीज आर जस्ट ऐसे ही मतलब क्वेश्चन आंसर टाइप के, न्यूमेरिकल्स नहीं है। क्वेश्चन आंसर पे थोड़ा ध्यान देना, एमसीक्यू बन सकते हैं इनमें से। बस दिस इज़ योर ग्रेविटेशन पूरा।